This conference will now be recorded. हेलो एवरीवन। आज हम तीसरा टॉपिक है ना, तीसरा बड़ा टॉपिक देखने वाले हैं। सोरियासिस हमने एक देखा, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। देन सेकंड हमने देखा जिसमें फंगल इन्फेक्शन देखा, और तीसरा हम देखने वाले हैं जिसको डर्मेटाइटिस नाम से भी जाना जाता है, एक्जिमा नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के भी चांसेस है। अभी डर्मेटाइटिस और एक्जिमा ये बेसिकली एक दूसरे से बहुत बार सिनोनिम्स तौर पे ही आते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन ऐसे डर्मेटाइटिस आया है, और उसी हिसाब से एक्जिमा ये वर्ड आया है। बहुत बार ये एक्जिमा वर्ड यानी एक्जिमा इट्स अ पार्ट ऑफ डर्मेटाइटिस ऐसा है। डर्मेटाइटिस में और कुछ टाइप्स भी आ सकते हैं, लेकिन सिनोनिम्स तौर पे देखा जाता है। यूएस या फॉरेन कंट्रीज में ऐसा है कि एक्जिमा इज लाइक जिसमें ईच बहुत होती है, ईचिंग बहुत रहती है, एंड दे आर मेकिंग सो मच जोक्स अबाउट दैट। जैसे हम कुछ जैसे हमने न्यूज़पेपर्स वगैरह में हम जोक्स वगैरह देखते हैं, वैसे ही यहाँ पे वहाँ पे डरमैट के जो ये याद रहते हैं, बुक्स वगैरह रहते हैं, नॉट ऑफ लाइक रेगुलर स्टडी बुक्स, लेकिन जो जर्नल्स वगैरह रहते हैं उसमें ऐसे जोक्स आते हैं। दैट इज वन ऑफ द जोक, जस्ट a little scratchy, yes that's almost and perfect, यानी पूरा हाथी खुजा के उसमें it look like a bone ऐसा है। there are so many jokes because इसमें each factor ज्यादा है। ये हो गया यूएस यूके उसका। इंडिया में थोड़ा सा कंडीशन अलग है बिकॉज ऑफ द हॉट वेदर एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे हमारा जो टिपिकल प्रेजेंटेशन रहता है उसमें रेडनेस भी हमें दिखता है। थिंग इज दैट हमारे सामने जब भी एक्जिमा आता है तो हमारे दिमाग में दो चीजें रहती है, एक तो वेट एक्जिमा एंड ड्राई एक्जिमा। अभी आप पहले सोचोगे कि एक्जिमा चैप्टर सर एक लेक्चर में सीखने वाले, तो इसमें एक्चुअली ना कुछ पार्ट से वो ऑलरेडी हमने कवर अप कर चुके हैं, कैसे हम देखेंगे। दूसरा ऐसा है ना, कुछ भी करो बहुत सारे नेम्स है, एटॉपिक डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस हर्पिस्टिफॉर्मिस एंड ऑल दैट। उसकी समेटिव ना एक्चुअली ट्रीटमेंट ना बहुत यूनिक है। उसमें अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद के हिसाब से सोचेंगे तो बहुत इजी है। हर एक डर्मेटाइटिस के अलग अलग ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है, मॉडर्न में भी ऐसा नहीं है। दे आर ऑल्सो गोइंग सेमेटेटिव ट्रीटमेंट, तो हम क्यों करें यानी हमारे यहाँ पे लिखा ही नहीं है ऐसा। सो थिंग इज दैट फर्स्ट इज वेट एक्जिमा, ड्राई एक्जिमा। हम सोचते हैं कि वेट एक्जिमा और ड्राई एक्जिमा ये अलग अलग कुछ कंडीशंस है, बेसिकली ये एक ही एक्जिमा के कंडीशन है। यानी हर एक जो एक्जिमा रहता है वो वेट पहले होता है, बाद में वो ड्राई होता है। कुछ एक्जिमास कभी कभी रहते हैं कि वो वेट के वेट अवस्था में ही रहते हैं। कुछ एक्जिमा ऐसे रहते हैं जो इतने फास्ट वेट से ड्राई में कन्वर्ट होते हैं। इट कैन बी विद इन आवर्स, इट कैन बी विद इन हाफ डे, इट कैन बी विद इन वन डे, इट कैन बी विद इन 2 days 5 days ऐसे हो सकता है। तो कभी कभी समझ में नहीं आता, इट कैन डायरेक्टली कन्वर्ट into dry eczema, but every dry eczema went through wet eczema always। वो ड्यूरेशन कितना रहेगा हम बोल नहीं सकते। और कभी कभी ऐसा है कि वेट एक्जिमा कभी कभी बॉडी कंडीशंस के हिसाब से जो भी है, यानी डायबिटिक रहेगा, ओबेज रहेगा, ओवरऑल जो स्वेलिंग बॉडी में रहेगी, उस हिसाब से वेट एक्जिमा हमेशा वेट ही रहते हैं, ऐसा देखा गया। सो बेसिकली वेट एक्जिमा, ड्राई एक्जिमा इट्स अ एक ही एक्जिमा के यानी एक ही कॉइन के टू साइड्स है, ध्यान में रखिए। सो एक्यूट टू सब एक्यूट स्टेज रहती है जो हमारे सामने आती है, वो वेट एक्जिमा में आती है। सब एक्यूट टू क्रॉनिक स्टेज ये ड्राई एक्जिमा में आता है। ओके, सब एक्यूट टू क्रॉनिक स्टेज ड्राई एक्जिमा में आता है। वेट एक्जिमा में पैप्यूल्स एंड वेसिकल्स सीन एंड नो वेसिकल्स सीन इन ड्राई एक्जिमा। पैप्यूल्स यानी जो भी हम बोलते हैं कि एलिवेशंस ऑन स्किन, वेसिकल्स फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स रहते हैं, दैट इज सीन इन वेट एक्जिमा। तो आपको थोड़ा सा आंखों के सामने पिक्चर आ रहा है। इडिमा विथ वेट स्केल्स, वाटरी सिक्रीशन सीन इन वेट एक्जिमा। इडिमा यानी इडिमेटस रहते हैं, वेट स्केल्स रहते हैं, गीला पर रहता है। ऑफ कोर्स वाटरी सिक्रीशन रहेगा, यानी सीरस सिक्रीशन रहेगा। समटाइम्स वाटर के साथ ब्लड भी रहेगा, यानी सीरोस एंजेनियस रहेगा। ऐसे कुछ भी सिक्रीशंस या पस सिक्रीशंस भी हो सकते हैं, दैट इज सीन इन वेट एक्जिमा। बट इन अ ड्राई एक्जिमा, ड्राई थिन स्केलिंग, there is nothing like wet scales, nothing like edematous, no secretions, no secretions at all, zero secretions, no secretion। यहाँ पे आप कितना भी हाथ लगाओ वहां पे आपको secretions मिलेंगे नहीं। नो लाइकेनिफिकेशन, वेट एक्जिमा लाइकेनिफिकेशन होगा ही नहीं, बिकॉज ड्राइनेस ही नहीं, ड्राइनेस इज नीडफुल फॉर लाइकेनिफिकेशन।
ड्राई एक्जिमा कैन बी लाइकेनिफाइड अप टू मेनी लेयर्स, बहुत थिकनेस स्किन में आ सकता है। ऑफ कोर्स आप ऊपर की कंडीशंस देखो, इडिमा विद वेट स्केल्स है, वाटरी सिक्रीशंस है, सो नेचुरली सेकेंडरी इन्फेक्शन पॉसिबल तो होगा ही, तो उसमें पस सिक्रीशंस वगैरह प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होगा ही। ड्राई एक्जिमा होने की चांसेस ही नहीं है, बिकॉज ड्राई है, नो सिक्रीशंस है, लाइकेनिफिकेशन है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन नॉट पॉसिबल। वेट एक्जिमा इज अनस्टेबल, अनस्टेबल यानी बढ़ने वाला रहता है। इट इज नॉट लाइक सोरियासिस की एकदम से बढ़ने, लेकिन बढ़ने वाला रहता है। ड्राई एक्जिमा इज ऑलवेज स्टेबल, ऑलवेज स्टेबल, ऐसा देखा गया है। तो दैट इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन वेट एक्जिमा एंड ड्राई एक्जिमा ऑफ अ वन डिसीज ओनली, जो स्टेज से जाती है, यानी हर एक एक्जिमा है वो वेट एक्जिमा में जाके, वेट एक्जिमा से जाके ड्राई एक्जिमा में जाता है। कुछ रहते हैं वो ड्राई एक्जिमा में कन्वर्ट नहीं होते, कुछ ड्राई एक्जिमा रहते हैं वो इतने फास्ट प्रोसीजर से जाते हैं वेट एक्जिमा से कभी समझ में भी नहीं आता। तो दैट इज द थिंग। तो जो पैप्यूल वेसिकल है, इडिमेटस है, वेट स्केल्स है, वाटरी सिक्रीशंस है, वाटरी सीरस एंजिनियस सिक्रीशंस है, पस सिक्रीशंस है, सेकंड इन्फेक्शन पॉसिबल है, लाइकेनिफिकेशन है, वो सब वेट एक्जिमा में आ गए, जिसमें वेसिकल्स वगैरह कुछ नहीं, ड्राई स्केल्स है, सिक्रीशन जरा भी नहीं है, लाइकेनिफिकेशन है, सेकेंडरी इन्फेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, एंड स्टेबल है, दैट इज केम इन ड्राई एक्जिमा। ये ध्यान में रखिए, दैट इज नॉट टू डिफरेंट कंडीशंस, इट इज अ कंडीशन ऑफ वन। ये स्टेजेस है, वेट एक्जिमा, ड्राई एक्जिमा, ये स्टेजेस है, ठीक है। तो हम थोड़ा वेट एक्जिमा के फोटो, दिस इज द वेट एक्जिमा, टिपिकल आपको पैप्यूल्स दिख रहे हैं, वेसिकल्स दिख रही है, वहां पे आपको रेडनेस दिख रहा है, वहां पे आपको सिक्रीशंस दिख रहे हैं, अंदर आप सिंपली बोल सकते हैं कि यहाँ पे वाटरी सिक्रीशंस है। दैट इज अ टिपिकल एक्यूट एक्जिमा, यानी वेट एक्जिमा का एक टाइप। देन दिस इज आल्सो टिपिकल, यू कैन सी क्रस्ट भी यहाँ पे थोड़ी सी, एंड यू कैन सी रेडनेस, सिक्रीशंस है, वेसिकल्स है, पैप्यूल्स भी है, दैट इज टिपिकल एक्यूट एक्जिमा। दिस इज द सब एक्यूट एक्जिमा। सब एक्यूट एक्जिमा की कंडीशन ऐसी रहती है कि एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक। तो ध्यान में रखिए, सब एक्यूट एक्जिमा रहता है ना, वो बहुत बार तकलीफ देने वाला ट्रीटमेंट के रहते हैं, बिकॉज ना उसमें अगर आप एकदम से उसको तीक्ष्ण मेडिसिन या पित्तकारक मेडिसिन दोगे तो वहां पे सिक्रेशन शुरुआत होते हैं, और एकदम आप अगर समझो पित्तनाशक मेडिसिन वगैरह दोगे तो बहुत बार वो ड्राई यानी क्रस्ट फॉर्मेशन वगैरह ऐसे होते हैं। सब एक्यूट एक्जिमा जनरली बहुत दिनों तक स्किन में रहता है। यहाँ पे सब एक्यूट कैसे देखना है, आप देख सकते हो सिक्रीशंस है, लेकिन सिक्रीशंस बहुत बह नहीं रहे हैं, देयर इज अ क्रस्ट फॉर्मेशन रहता है। और ये कभी भी आपको बताता हूँ, पेशेंट हमें बताता है सब एक्यूट स्टेज वाला कि डॉक्टर ये बीच में ना बहुत बहना शुरुआत होता है, एकदम से उसमें से सिक्रेशन शुरुआत होते हैं, और कभी कभी ऐसा है जो एकदम ड्राई बन जाता है। तो दैट इज द टिपिकल सब एक्यूट स्टेज। सब एक्यूट यानी बीच का, बेसिकली ना पूरा एक्यूट है, ना उसमें वेटनेस टोटल है, और ना पूरा ड्राई है, तो सब एक्यूट स्टेज है जिसमें क्रस्ट फॉर्मेशन है, दैट इज सब एक्यूट स्टेज। ओके, कभी भी ध्यान में रखिए, एक्जिमास देखते समय हमारे दिमाग में हमने डायग्नोसिस ट्रिक्स में पढ़ा था क्या, हैंड एक्जिमा पढ़ा था हमने, ओके, वो दिमाग में लाइए। पॉम फेलिक्स लाया था, वो दिमाग में लाइए। हैंड एक्जिमा का ही फर्दर है फिंगर टिप एक्जिमा, यानी सिर्फ फिंगर टिप पे हुआ तो हुए। ऑक्यूपेशनल डिसीज है, ये लाइए। तो ये सब आ गया एक्जिमास में, ओके। डर्मेटाइटिस हर्पिस्टिफॉर्म में है, एटोपिक हमने देखा नहीं, एटोपिक हमने, लेकिन एटोपिक आज हम देखेंगे। तो ये सब टर्मिनोलॉजी आती है, ओके। और उस हिसाब से स्किन के कंडीशंस कैसे वेट वगैरह रहते हैं, ये हमें जानना जरूरी है। दैट इज द सब एक्यूट स्टेज। फर्स्ट हम जो टाइप देखने वाले, दैट इज डर्मेटाइटिस हर्पिस्टिफॉर्मिस। कुछ दो टाइप्स हम देखने वाले हैं, एक डर्मेटाइटिस हर्पिस्टिफॉर्मिस और एटोपिक एक्जिमा। बेसिकली हम ये टाइप्स देखेंगे, लेकिन एट द एंड ट्रीटमेंट में कुछ स्पेशल चेंज नहीं है। इट्स अ क्रॉनिक ब्लिस्टरिंग डिसीज, इंटेंसली प्रूरिटस, ग्रुप वेसिकल्स रहते हैं। क्रॉनिक यानी क्रॉनिक रहता है, ब्लिस्टरिंग जिसमें वेसिकल्स रहते हैं, इंटेंसली प्रूरिटस जिसमें इचिंग बहुत रहता है, वेसिकल्स रहते हैं। स्मॉल वेसिकल ऑन एरिथेमेटस पैप्यूल, एरिथेमेटस यानी जिसमें रेडनेस हमें दिखता है, स्मॉल वेसिकल, बेसिकली एरिथेमेटस इट इज समथिंग रिलेटेड इन्फ्लेमेशन जिसमें वेसिकल्स रहते हैं। ग्रुप लाइक herpes zoster मैनर, इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी herpes, बट उसके लेशंस एक दूसरे से ऐसे ग्रुप लेते हैं कि इट लुक लाइक, और इट्स जो वेसिकल्स रहते हैं वो एक साथ ऐसे रहते हैं कि herpes zoster है, बट जनरली सिमेट्रिकल रहता है, दोनों हाथों को आता है, ऐसा नहीं कि एक ही नर्व कंडीशंस को वगैरह होता है। एक्सकोरिएशन
in early evolution and only crust may be seen clinically. एक्सपोरेशन पेशेंट इसमें ईचिंग करता है और वो जो वेसिकल्स है वो फूट जाते हैं, और जो सिक्रेशंस रहते हैं नेचुरली ड्राई होने के बाद क्रस्ट तैयार होता है। तो हमारे सामने जब पेशेंट्स आते हैं तो बहुत बार हमें एक्टिव वेसिकल्स नहीं दिखते, बहुत बार हमें क्रस्ट वाला कुछ चीज दिखता है, जो इसको अगर हम क्रस्ट ऊपर की निकालेंगे तो हमें अंदर क्या दिखेगा, अंदर हमें सिक्रेशंस दिखेंगे। ऐसे डर्मेटाइटिस हर्पेस में देखा जाता है। Associated with autoimmune abnormalities also with diabetes mellitus, connective tissue disorder, थायराइड डायबिटीज वाले इसके साथ रहते हैं। ग्लूटेन जो ग्लूटेन डाइट रहता है, ग्लूटेन डाइट यानी जनरली हम कोई मैदा वगैरह जैसी चीजें बोलते हैं, उसकी वजह से डर्मेटाइटिस herpes में होता है या बढ़ता है, ऐसे देखा गया है। इवन जो खट्टा खाना है, सॉर फूड्स है, ऑरेंज से लेके अचार से लेके सब जन जो दही है, ये सब है, ये सब बढ़ाने वाले डर्मेटाइटिस herpes में ये देखा गया है। हर एक में होता है क्या, तो हर एक में नहीं होता, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि हमारे जो हेतु सेवन है वो अगर ये सब चीजें हम ध्यान में देंगे तो उसमें ये दिखता है। इवन सीमेंट की एलर्जी बहुत बार, यानी अगर कहाँ पे सीमेंट का काम चालू वगैरह वहां पे अगर काम करते रहेंगे लोग या उसके आजू बाजू में, तो उनको भी ये डर्मेटाइटिस herpes जैसा प्रेजेंटेशन दिखता है। ओके, सो ये दिस इज द प्रेजेंटेशन जिसमें आप एरिथेमेटस यानी रेडनेस आपको दिख रहा है, यानी ताम्र रक्त वर्ण आपको दिख रहा है, ऊपर आपको जलपूरित दिख रहा है। क्या दिख रहा है, जलपूरित पीड़िका दिख रही है। कहाँ कहाँ पे आपको क्रस्ट यानी व्रणावस्था भी दिख रही है, ये खुजाने की वजह, एक्सकोरिएशन यानी आप ईचिंग करने की वजह से, इरोजन यानी नेचुरली ऊपर की स्किन जाती है, तो उतने डीप नहीं रहते लेकिन ऊपर की स्किन निकल जाती है, अल्सरेशन वगैरह नहीं दिखते, ऐसे देखा गया है। ऐसे बहुत बार रेयर रहता है, हमारे पास जनरली ऐसे कंडीशंस में आते हैं जिसमें वेसिकल स्टेज चली गई है, सिर्फ रेडनेस है, ईचिंग के मार्क्स रहते हैं, ईचिंग के वजह से वहां पे क्रस्ट तैयार होती है, ऐसा देखा गया है। एंड ड्यू टू सीवियर ईचिंग वगैरह ऐसे कंडीशंस हमें टिपिकल दिखाई देते हैं। ओके, देन ऐसे भी दिखता है कभी कभी बैक रीजन में, वोल बैक रीजन में, वोल हैंड रीजन में। सो एरिथेमेटस पैप्यूल, एरिथेमेटस नीचे रहना और उस पे ऐसे वेसिकल्स पैप्यूल स्कैब से अच्छा वर्ड है क्रस्ट फॉर्मेशन ऐसे दिखना, ऐसा डर्मेटाइटिस herpes में हमें दिखता है। जनरली जो हम डाइट में बहुत सारा फूड खाना, जो हम मैदा जैसा खाना, ये चीजों की वजह से हो सकता है। एक्सटर्नल कॉज मे बी एनीथिंग, एक्सटर्नल चीजों की वजह से मे बी एनीथिंग। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एरिथेमेटस से ऊपर वेसिकल्स। देन द वन ऑफ द कॉमन टॉपिक दैट इज कॉल्ड एटोपिक डर्मेटाइटिस, ये देखा, इट इज ऑल्सो डर्मेटाइटिस, एक्जिमाज में आता है। एटोपिक डर्मेटाइटिस अगर देखा जाए तो नाम से ही एटोपिक यानी अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट ऐसा दिखता है। बहुत बार एटोपिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट आप पास आते हैं एसोसिएटेड जनरली विथ की सर्दी खांसी का कुछ तकलीफ रहना या अस्थमा की तकलीफ रहना, उसके साथ उसका एसोसिएशन देखा गया है। एटोपिक डर्मेटाइटिस जब नया होता है, यानी शुरुआती में ये पेशेंट है ना एटोपिक, ये आपको दूसरे सीजन से ज्यादा ठंडी के सीजन में ज्यादा आते हुए ऐसे देखा है, जिनमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी बढ़ता है, अस्थमा भी बढ़ता है और एटोपिक स्किन में इचिंग वगैरह फैक्टर शुरुआत होती है। Chronically relapsing disease commonly associated allergic rhinitis और asthma, commonly allergic rhinitis और अस्थमा से रिलेटेड रहता है। बेसिकली एटोपिक डर्मेटाइटिस के दो चीजें बताइए, एक इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक? अगर आप पेशेंट में आईजी लेवल चेक करो तो ऐसा दिखेगा कि ये पेशेंट में हाई आते हैं, लेकिन अगर आईजी लेवल नॉर्मल है तो एक्सट्रीम यानी बाय एनी अदर कॉज। आईजी लेवल हाई रहेगा तो जेनेटिक यानी माता पिता को कुछ है उस हिसाब से उसके शरीर में आया है, ऐसा देखा गया है। और एक्सट्रिंसिक यानी जो आप सामने देख रहे हैं वो एनवायरमेंटल, फूड, बिहेवियर, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स एंड ड्रग्स। बट ध्यान में रखिए, कभी भी ध्यान में रखिए, एट द एंड उसका जो मूल कारण ये आहार विहार ही है। कैसे आपको बताता हूँ, आहार विहार कैसे मूल कारण है इसका, क्या है, उसके माता पिता ने या उसके माता पिता जो भी रहे, दादा दादी ने, उन्होंने कुछ गलत खान पान किया रहेगा और उसके वजह से जो माता पिता गलत खान पान करते हैं उसके वजह से शरीर में उनकी चेंजेस होते हैं, ऐसे कि देयर चाइल्ड बिकम मोर सेंसिटिव।
जेनेटिक वगैरह डिसीज या जो भी है वो इसी हिसाब से तो आते हैं। और हमारे ग्रंथ में भी ऐसे लिखा है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी ने समझो है उसने मधुर रस ज्यादा सेवन किया, हमारे यहाँ पे है ना कि गर्भिणी अवस्था की स्त्री ने क्या है तो मधुर रस ज्यादा सेवन किया तो क्या होता है, अम्ल रस ज्यादा सेवन किया तो क्या होता है, सब चीजों के बारे में बताया। तो ये गलत करने की वजह से ही होता है कि आगे जाके बच्चों में आईजी लेवल हाई होता है। बेसिकली इट्स अ कॉज इज इंट्रिंसिक, बट एट द एंड वो कॉज फूड एंड ऑल दैट ही रहता है, गलत आहार विहार यही रहता है। तो ये कुछ भी उसका हो जाए, एट द एंड यही रहेगा। सिर्फ इंट्रिंसिक में ऐसा रहता है कि इंट्रिंसिक लेवल्स में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि क्रॉनिसिटी ज्यादा रहती है, ट्रीटमेंट आपको ज्यादा दिन तक करनी पड़ती है। ओके, erythematous papules and vesicles, then due to scratching rubbing dry scales, जैसे मैंने बोला कि erythematous यानी रेडनेस आ गया, papules and vesicles आ गए, और स्क्रैचिंग रबिंग यानी वो वेट वो तुरंत बहुत बार ड्राई में कन्वर्ट होता है, सब एक्यूट स्टेज में भी बहुत बार रहता है, और उसके बाद वो ड्राई स्केल्स में कन्वर्ट होता है। रीजन स्पेशली बच्चों में चीक रीजन, जो फेस के चीक रीजन वहां पे रहता है, फोरहेड, क्यूबाइटल फोसा वन ऑफ द थिंग, यानी आप कभी भी आपका एटोपिक डर्मेटाइटिस का पेशेंट आया उसने गाल दिखा है तो उसके क्यूबाइटल फोसा और पॉप्लिटियल फोसा देखो, वहां पे जनरली रहेगा। आर्म्स एंड निपल्स ऐसे रीजन्स पे एटोपिक डर्मेटाइटिस देखा जाता है, जिसमें स्पेशली जो निपल वगैरह के रीजन वो सिक्रेटरी ज्यादा रहते हैं और वो बहुत बार ड्राई में कन्वर्ट भी नहीं होते। चीक, फोरहेड, क्यूबाइटल फोसा, दीज आर द मोस्ट कॉमन है जहां पे वो तकलीफ देने वाले होते हैं, इचिंग करने वाले होते हैं। बच्चों में तो चीक्स में कॉमन। ओके, ऐसा एटोपिक डर्मेटाइटिस देखा गया। सी दिस इज द टिपिकल एटोपिक डर्मेटाइटिस। बहुत बार हमारे सामने सिक्रीशंस वगैरह ऐसे कुछ चीजें लेके नहीं आता। ओके, तो ऐसे देखा गया है। सी एटोपिक डर्म, अभी ये देखो ये टोटल ड्राई में कन्वर्ट हुआ है। टोटल ड्राई में कन्वर्ट होके भी ये टोटल उसमें लाइकेनिफिकेशन नहीं है, नहीं तो लाइकेनिफिकेशन होता है ना तो उसमें हमें ट्रीटमेंट में चेंजेस करने पड़ते हैं, इस हिसाब से देखा गया है। ओके, चिकित्सा। अभी आप बोले कि सर आप डायरेक्टली चिकित्सा पे आ गए, तो आप थोड़े ना जो मैंने डायग्नोसिस ट्रिक्स में जो आपको फोटोज दिखाए थे ना वो थोड़े दिमाग में लाओ। पॉम फेलिक्स का फोटो, डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा उसका फोटो लाओ, हैंड एक्जिमा उसके फोटो लाओ, उसमें सब में आपको एक टिपिकल रेडनेस दिखाई देगा। सी रेडनेस, जहां पे ब्लैकनेस है वो टोटली डिफरेंट है, यहाँ पे आपको टिपिकल रेडनेस है। टोटली ड्राई नहीं है लेकिन स्लाइटली जिसको हम बोल सकते हैं क्रस्टी अपीयरेंस है, या स्लाइटली सिक्रीशन से कुछ भी रहेगा वो, उसको हम एक्यूट या सब एक्यूट बोलते हैं। सो दैट इज ऑल केम इन वेट एक्जिमा। और वो डर्मेटाइटिस तौर पे एक जगह पे हम एक उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसको हम संग्रहित करते हैं। ओके, सो हमारा चिकित्सा तत्व कैसा रहना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लेद शोषक, स्त्राव शोषक, कंडुनाशक, दोष शामक ऐसे होना चाहिए। अभी क्लेद शोषक बेसिकली ये जो वेटनेस वगैरह है वो सब क्लेद है। क्लेद हमने कहाँ पे देखा वर्ड? पित्त के कुष्ठ में स्पेशली, पित्तजन्य में देखा और कफजन्य में देखा। स्त्राव शोषक ऑफकोर्स सिक्रीशन से मे बी कम सिक्रीशन रहेंगे, ज्यादा सिक्रीशन रहेंगे, दैट इज डिफरेंट, बट स्त्राव शोषण रहना चाहिए। स्पेशली इसमें जो लक्षण है वो कंडू, ये जो लक्षण है ये तकलीफ देने वाला है तो कंडुनाशक रहना चाहिए। और दोष शामक, अभी हमने यहाँ पे तो दोष का सेटअप ही नहीं किया। बेसिकली क्लेदो शोषक यहाँ यही वर्ड से आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कफ कफ पित्तज इस हिसाब से मेडिकेशन करना जरूरी है। कफ पित्तज दैट कैन बी एनीथिंग, सिक्रेशन ज्यादा रहेंगे, मे बी कम रहेंगे, कभी बर्निंग रहेगा ज्यादा, कभी पस रहेगा, डिफरेंट है, लेकिन हमारे दिमाग में जो रहना चाहिए वो है कफ पित्तज। ये कभी भी ऐसे प्रेजेंटेशंस आते हैं, हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए वो कफ पित्तज। ओके, कफ पित्तज, कभी कफ कफ बढ़ गया तो सिक्रेशंस वगैरह बढ़ सकते हैं, पित्त बढ़ गया तो बर्निंग वगैरह बढ़ सकती है, दैट इज ऑल ठीक है। ओके, सो जो भी हमने प्रेजेंटेशन देखे जिसमें हमें सिक्रीशंस है जब है तो उसमें हमें इस हिसाब से चिकित्सा करनी है। कौन से कल्प है? गंधक रसायन, आरोग्य, सूक्ष्म त्रिफला, कैशो, रक्तपाचक, सुवर्णमाक्षिक, निंब, विडंग, मुस्ता, सुवर्ण, खदिरादिक्वाद, चंद्रासव, खदिरत्वाद से स्नान, निंब तेल, पंचवल, कल्दिल, त्रिफला धावन।
आप सब बोलेंगे कोई मंगलाष्टक वगैरह चालू है क्या? ठीक है। बेसिकली हमें मेडिसिन सेट करना है। कैसा सेट करना है? व्हाट इज माय प्रिस्क्रिप्शन? सी, अभी आपका जो बुक रहेगा उस पे परफेक्टली लिखो। कभी भी ऐसा प्रेजेंटेशन रहता है, ये टिपिकल है, ये टिपिकल है, ये व्हाट इज द माय सिक्रीशंस। अगर पेशेंट बेसिक है यानी पेशेंट बोल रहा है डॉक्टर ईचिंग थोड़ा सा है, बर्निंग थोड़ा सा है, सिक्रीशंस थोड़े फार है, ऐसे अगर बोल रहा है तो व्हाट इज माय प्रिस्क्रिप्शन? दैट इज रक्तपाचक, गंधक रसायन, सुवर्णमाक्षिक, रक्तपाचक प्लस गंधक रसायन प्लस सुवर्णमाक्षिक प्लस आमलकी प्लस सारिवा। ये आप लिख लो और उसको शॉर्ट फॉर्म करो। तो आप आगे में आपको ना भस्म को कैसे घुमाया जाता है वो बताऊंगा। अगले 10-15 मिनट में आप बहुत सारे भस्मों से आप परिचित होगे। सो रक्तपाचक, गंधक रसायन, ये ओके। तो रक्तपाचक, गंधक रसायन, सुवर्णमाक्षिक, आमलकी, सारिवा, ये हो गया कॉम्बिनेशन। ओके, रक्तपाचक को लिखो RKY, गंधक रसायन को लिखो GR शॉर्ट फॉर्म, सुवर्णमाक्षिक को लिखो SWMB, आमलकी को आंवला A लिखो, सारिवा को SRV लिखो। ये शॉर्ट फॉर्म्स हमने लिख लिए। ओके, समझो अब ये कॉम्बिनेशन देना है एडल्ट्स में, रेगुलर एडल्ट्स में। तो उसमें रक्तपाचक के हम टैबलेट्स दे, समझो 10 दिन के लिए देना है। तो 500 मिलीग्राम का अगर टैबलेट रहेगा तो 10 टैबलेट्स हमें देने हैं, यानी दिन का 500 मिलीग्राम जाएगा। दूसरा, गंधक रसायन देना है। गंधक रसायन जाएगा 30 टैबलेट्स, यानी 250 मिलीग्राम का 30 टैबलेट, यानी दिन का 1 TDS इस हिसाब से जाएगा। स्वर्ण अक्षय अगर 10 दिन का देना है तो 125 टू 200 mg तक आप दे सकते हो। देन आमल की सारिवा, दैट इज ऑल ओके कि आप 10 दिन का दे रहे हो तो अबाउट 3 ग्राम्स तक देंगे तो चलेगा। इसका पूरी पेशेंट को 1 या 2 बार बना के दे दो। ओके, दैट इज फॉर बेसिक एक्जिमा। उसके साथ नीचे रहेगा, अगर थोड़ा सा उसमें इचिंग ज्यादा रहेगा तो कैशोर गुगु दे दो। सिक्रीशंस थोड़े से रहेंगे तो उसको सूक्ष्म त्रिफला दे दो। उसके साथ अगर क्रॉनिसिटी रहेगी तो आरोग्यवर्धनी की दे दो। अगर एक्यूट यानी एकदम से पेशेंट फ्रेश ही लेके आए तो आरोग्यवर्धनी की जरूरत नहीं है, देंगे तो भी चलेगा। लेकिन कैशोर गुगु इज मोर फॉर ईच सूक्ष्म त्रिफला सिक्रीशंस के लिए। क्रॉनिसिटी में आपको आरोग्यवर्धनी देना है, ये ध्यान में रखिए। सो दैट इज माय फर्स्ट कॉम्बिनेशन। अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं। अगर आपके सामने ऐसा पेशेंट आया जो बता रहा है कि मुझे बर्निंग हो रहा है, जलन हो रही है, ओके, और उसके साथ पेशेंट को सिक्रीशंस बहुत है, बहुत यानी वेट एक्जिमा है, वीपिंग एक्जिमा है, जिसमें पेशेंट को बर्निंग है, तो लिखिए बर्निंग, बर्निंग प्लस 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 या दाह प्लस प्लस प्लस। उसके साथ पेशेंट को सिक्रीशंस बहुत है, सिक्रीशंस बहुत है, तो हम क्या लिखेंगे? जो रक्तपाचक है वो रक्तपाचक RKY वैसा ही रहेगा, गंधक रसन वैसा ही रहेगा। हम सुवर्णमाक्षिक को हटा के वहां पे डालेंगे यशद भस्म को, यशद भस्म को, यशद भस्म आमल की सारिवा, यशद भस्म आमल की सारिवा। ओके, बर्निंग है लेकिन सिक्रीशंस बहुत है, बहुत बर्निंग ऐसा लेकिन बर्निंग है बट बहुत सिक्रीशंस है, तो वहां पे आएगा बर्निंग विद बहुत सिक्रीशंस आएगा, वहां पे आएगा यशद बस सुवर्णमाक्षिक की तरफ। अगर पेशेंट को बर्निंग जरा भी नहीं है, नो बर्निंग, जीरो बर्निंग, लेकिन सीवियर सिक्रीशन है, बहुत यानी बहुत सिक्रीशंस है, बहुत सिक्रीशंस है, तो आप जो यशद भस्म है उसको हटा के वहां पे डालिए रस सिंदूर, रस सिंदूर, या आप यशद भस्म और रस सिंदूर साथ में देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन आगे के और पीछे के मेडिसिन भी चेंज होंगे। यानी क्या होगा, जहां पे आपको रक्तपाचक लिखा है वहां पे आपको लिखना पड़ेगा रसपाचक, गंधक रसायन, रस सिंदूर। पीछे आमल की आपको नहीं देना है, आपको मुस्ता देना है, और लास्ट में देना है शोषक, इस हिसाब से हरितकी, हरितकी, ये आपको कॉम्बिनेशन देना है। ओके, सो फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन हमने लिखा, जो नॉर्मल एक्जिमा में रक्तपाचक, गंधक रसायन, स्वर्णमक्षक, आमल की सारिवा। अगर बर्निंग रहेगा उसके साथ बहुत सिक्रीशंस रहेगा तो हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा रक्तपाचक, गंधक रसायन, यशद भस्म, देन ये आमल की सारिवा। अगर बहुत सिक्रीशंस रहेंगे लेकिन जरा भी बर्निंग नहीं तो मेरा कॉम्बिनेशन आएगा रसपाचक,
देन गंधक रसायन, देन रस सिंदूर, उसके साथ यशद भी आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। देन रहेगा मुस्ता एंड हरितकी। ओके, ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यशद भस्म की मात्रा ऊपर कितनी रहनी चाहिए, तो सेम 100 टू 150 mg तक 10 दिन का आप दे सकते हो। रस सिंदूर देना है तो उस हिसाब से आप 100 टू 120 mg आप 10 दिन का दे सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में भी चल सकता है। ओके, अगर पेशेंट बता रहा है कि मुझे बहुत सीवियर बर्निंग है, बहुत सीवियर बर्निंग है, तो रक्तपाचक, गंधक रसायन, उसके साथ आपको मुक्ता शुक्ति भस्म देना है। मुक्ता शुक्ति भस्म, मुक्ति भस्म, मुक्ता शुक्ति भस्म देना है, और आपको आमलकी और सारी, ये कॉम्बिनेशन देना है। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट पित्त प्रकृति का है, जिसमें बर्निंग के से बाकी भी पित्तजन्य, निराम पित्तजन्य सिम्टम है, तो आप गंधक रसायन को हटा हटा के आप वहां पे कामधुदा डाल सकते हो। लेकिन जनरली एक्जिमास कंडीशन में रहते हैं, जहाँ पे इन्फ्लामेशन रहते हैं, वहां पे गंधक रसायन का रोल इंपॉर्टेंट है। तो बर्निंग है और थोड़ा सा पस फॉर्मेशन है, वहां पे आप कॉम्बिनेशन दोगे रक्तपाचक, गंधक रसायन, मुक्ता शुक्ति भस्म, सारीवा, ऐसा आप अमल की सारीवा, ऐसा आप कॉम्बिनेशन दोगे। ओके, फर्स्ट जो हमने कॉम्बिनेशन दिया, व्हाई वी यूज दिस, हमें मालूम रहना चाहिए, सर ने बताया, लेकिन हमें हमें क्या मालूम कैसा यूज कर, क्यों यूज किया। रक्तपाचक यानी रक्तजनित व्याधि है, दूसरा रक्तपाचक का यूज है कि वाहन इस हिसाब से देना है, जहां पे इंफ्लामेशन है वहां पे मेडिसिन लेके जाना है। गंधक रसायन रक्तगत क्लेदनाशक, और दूसरा एक्चुअली जो इन्फ्लामेशन है उसमें जो कैलर टर्मिनोलॉजी है वो कम करने में फायदा करेगा। स्वर्णमक्षिक प्रॉपर कफ पित्तनाशक, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सब जो है, यानी स्वर्णमक्षिक वगैरह का रोल बढ़ाने की, काम बढ़ाने के लिए जो है वो आमल की सप्लाई करते हैं, और सारी बात तो हमें मालूम है पित्तनाशक, दैट्स व्हाई हम यूज करते हैं। यशद, ये भस्म क्यों होता है, जहां पे सिक्रीशंस रहते हैं लेकिन पित्तजन्य रहते हैं, वहां पे यूज होता है। बहुत सिक्रीशंस रहते हैं, बहुत सिक्रीशन है जहां पे, लेकिन बर्निंग जरा भी दे तो वहां पे रस सिंदूर बहुत अच्छा काम करता है। रस सिंदूर के सपोर्ट के लिए हमने क्या यूज किया, मुस्ता एंड हरितकी। तो ये हमें, और रक्तपाचक को हमने हटाया और वहां पे रसपाचक दे दिया, बिकॉज सिक्रीशंस को अच्छी तरह से कम करने के लिए रसपाचक बहुत अच्छा काम करता है। देन जहां पे बर्निंग है और थोड़ा सा पस फॉर्मेशन वगैरह है, वहां पे हमने रक्तपाचक, गंधक रसायन, मुक्ता शुक्ति भस्म और उसमें सारीवा हमने ऐड किया। देन प्रॉपर इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है, बर्निंग वगैरह कुछ नहीं, वहां पे पस फॉर्मेशन है, पस फॉर्मेशन है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है, पेन वगैरह फैक्टर्स सब हुए हैं, तो वहां पे मेरा कॉम्बिनेशन रहेगा रक्तपाचक, गंधक रसायन, देन रहेगा वंग भस्म, देन आमलकी एंड सारीवा, ये रहेगा। उसके साथ जो हमने नीचे लिखा है ना चंदनासव, ये इसका यूज हम करेंगे, और वहां पे हम सूक्ष्म त्रिफला, कैशोर गुगुल और आरोग्य नीचे टैबलेट भी लिखेंगे 1 TDS इस हिसाब से, जहां पे इन्फेक्टिव पैथोलॉजी, में जहां पे पस हुआ है। अगर पेशेंट को क्रॉनिसिटी है, बहुत दिनों से है, बार बार है, पस बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो वहां पे आप वंगभस्म की जगह आप वहां पे सुवर्णराज वंगेश्वर को यूज करेंगे। एंड देन कॉम्बिनेशन कैसा आएगा, रक्तपाचक, गंधक रसायन, सुवर्णराज वंगेश्वर, आमल की सारीवा, ये अपना कॉम्बिनेशन है। उसके साथ हम चंदनासव यूज करेंगे, सूक्ष्म त्रिफला, कैशोर और आरोग्य 1 TDS इस हिसाब से यूज करेंगे। तो दैट इज द कॉम्बिनेशन वी आर यूजिंग, कैसा हमें करना है ये हमें जानना है। सुवर्ण राजवंगेश्वर क्यों यूज किया, बिकॉज मोर पेनिट्रेटिव है, कुपीपक्व रसायन है, क्रॉनिसिटी डीपर जिसमें इन्फेक्शन है उस हिसाब से काम करने के लिए सुवर्ण राजवंगेश्वर इज मोर यूजफुल, मोर यूजफुल। ऐसे हमें मेडिसिन को या भस्म को चूज करना है। ओके, ये ध्यान में रखिए। अभी ये सबके साथ एक ऐसा मेडिकेशन है जो एक्चुअली रिपेयरमेंट का काम करता है, एक्चुअली रिपेयरमेंट का काम करता है, एक्चुअल रिपेयरमेंट का काम करता है, यानी जो हम बोलते हैं ना कि शुद्ध रक्त धातु तैयार करने का काम करता है, दैट इज सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म। तो आप सब में, सब कॉम्बिनेशन में एक ऐसा मेडिसिन यूज कर रहे हो दैट इज शुद्ध सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म। 10 दिन के लिए आप 75 टू 100 mg तक आराम से दे सकते हैं।
सहस्त्रपुटी अभ्रक इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। हर एक यानी जो भी कॉम्बिनेशन बस है उसमें हम देंगे। ओके, स्पेशली इन सब एक्यूट स्टेज, स्पेशली इन सब एक्यूट स्टेज हम गंधक रसायन जो यूज करते हैं, रक्तपाचक गंधक रसायन स्वर्णमाक्षी वगैरह यूज करते हैं, तो उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे? तो रक्तपाचक गंधक रसायन सूत शेखर, सूत शेखर की मात्रा ऑलमोस्ट गंधक रसायन की इक्वल या उससे थोड़ी ज्यादा रहेंगे तो भी चले, यानी 40 टैबलेट रहेगा 10 दिन के लिए तो भी चलेंगे। 40 टैबलेट यानी दिन का 4 टैबलेट इस हिसाब से रहेंगे। आगे रहेगा वही आमल की सारीवा। जहां पे सब एक्यूट स्टेज है, थोड़ा सा क्रॉनिसिटी यानी ये सब जो स्टेजेस है सब एक्यूट वगैरह, तो वहां पे रक्तपाचक गंधक रसायन सूत शेखर और बाकी आगे कॉम्बिनेशन या काम कर सकते हैं। जनरली अभी के जो कंडीशंस रहते हैं उसमें बहुत बार कभी पेशेंट को अम्ल पित्त जैसी कंडीशंस, बर्निंग वगैरह ऐसी कंडीशन रहते हैं, तो हम स्वर्णमाक्षिक के साथ अकीक और जहर मोहरा इसका यूज करेंगे। इसमें बहुत बर्निंग है मुक्ता वगैरह, उसके साथ भी हम अकीक और जहर मोहरा का यूज करेंगे। इवन इन पस कंडीशंस में भी आप अकीक और जहर मोहरा का यूज कर सकते हैं। सो हमने कितने सारे भस्मों को कैसे सेट किया देखो। ऐसे हम अगर करेंगे ना तो हमें एक्जिमा, सब एक्जिमास अभी हमारे सामने आ गए कि हमारे सामने क्या क्या कंडीशन वो सब आ गई। ऐसा नहीं कि हर एक के लिए तो वेट एक्जिमा में आपको कभी भी मोर सिक्रीशंस कम सिक्रीशंस क्या है उस हिसाब से मेडिकेशन यूज करेंगे। फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन लिखा कि बेसिक उसमें उसके साथ खदिरादि क्वाद चलेगा। खदिरादि क्वाद इज वन ऑफ द चॉइस। स्नान खदीर क्वाद जल से करो या सिद्धार्थक स्नान भी चलेगा। लगाने के लिए नींब तेल या नींब का कोई क्रीम रहेगा, तेल से आता कोई क्रीम रहेगा, पंचवल्कल का कोई क्रीम रहेगा, वो आप यूज कर सकते हैं। बहुत सिक्रीशंस रहेंगे, बहुत यानी बहुत, तो वहां पे त्रिफला क्वाद का धावन और त्रिफला क्वाद का धावन बहुत यूजफुल होता है। ओके, so that is the treatment, yeah, that is the thinking for the eczema which is wet stage। अभी कोई मुझे पूछेगा कि सर इम्पेटिको की ट्रीटमेंट पूछो, बताओ, या मुझे पूछेगा कि एक्टाइमा के ट्रीटमेंट बताओ, फिर से बताने की जरूरत है अभी? एक्टाइमा में क्या कॉम्बिनेशन दोगे? रक्तपाचक गंधक रसायन सुवर्णराज वंगेश्वर आमलकी सारीवा सूक्ष्म त्रिफला कैशोर और रक्तपाचक नीचे टैबलेट्स, दैट इज द कॉम्बिनेशन। एम्पेटेगो की स्टेज है, क्या दोगे मेडिसिन? रक्तपाचक गंधक रसायन वंगभस्म, चाहे उसके साथ अकीक जहर मोरा को ऐड करो, आमल की सारीवा, जरूरत के हिसाब से सूक्ष्म त्रिफला कैशोर देना है वो दे दिए। तो फिर से मैं आपको इम्पेटिको और इक्तामा की ट्रीटमेंट नहीं बताऊंगा, आप ध्यान में रखिए, कभी भी आपको इम्पेटिको और इक्तामा की ट्रीटमेंट जाननी है, रेफर एक्जिमा लेक्चर, ध्यान में रखिए, क्योंकि जहां पे पस कंडीशन है अभी उसकी में फिर से आपको ट्रीटमेंट यही है ट्रीटमेंट। हम वंगे सुवर्णराज वंगेश्वर वंगभस्म ये यूज कर सकते हैं। इवन जहां पे जैसे हमने यूज किया कहाँ पे, वंगभस्म यूज किया, वंगभस्म के साथ आप रस सिंदूर भी ऐड कर सकते हो। रस सिंदूर हमने तो सीवियर सिक्रीशंस में लिखा ही है, बहुत सिक्रीशन जिसमें, लेकिन वंगभस्म के साथ भी रस सिंदूर को जहाँ पे शोषक इस हिसाब से काम करती है। ऐसे हमें मेडिकेशन को अच्छी तरह से अंदर से मालूम रहेगा तो हमारे कॉम्बिनेशन बहुत इजी जाते हैं। यू कांट बिलीव, ये डेली मैं क्लिनिक में यूज करता हूँ। ये मैंने कहीं पे लिखे भी नहीं है, लेकिन ये डेली में यूज करता हूँ, डेली यूज करके हम ऐसे यूज टू हो जाएंगे। मीन्स आप भी करोगे तो आप यूज टू हो जाओगे, लेकिन थोड़ा सा आपको लिख के रखना पड़ेगा और बाद में पेशेंट में यूज करोगे तो आपको फायदा होगा। तो अभी कहीं पे भी इन्फेक्टिव पैथोलॉजी फॉलिकुलाइटिस रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो फिर से मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा नहीं, बिकॉज दिस इज द ट्रीटमेंट। वंगभस्म कितना यूज करना चाहिए? तो वंगभस्म हम दिन का अबाउट 75 to 100 mg तक यूज कर सकते हैं 10 दिन के लिए, 7 डेज के लिए। सुवर्णराज वंगेश्वर रहेगा तो सेम मात्रा में हम यूज करेंगे। रस सिंदूर का मैंने आपको मात्रा बताया, यशद का भी बताया। मुक्ता शुक्ति भस्म रहेगा वो अबाउट 200 mg टू 300 mg हम 10 दिन के लिए यूज कर सकते हैं। अकीक और जहर मोहरा अबाउट 125 टू 200 मिलीग्राम फॉर 7 डेज हम यूज करेंगे। ओके, ऐसे हम डोसेजेस को यूज करेंगे। हाँ, ये सब जो डोसेजेस है वो एडल्ट के डोसेजेस है।
अगर एज ग्रुप चेंज हो गया यानी 6 to 12 हो गया, तो जो भी हमारे डोसेजेस है वेट अगर बच्चों का अच्छा रहेगा तो हमारे जो एडल्ट डोज है उससे हाफ डोसेजेस देना जरूरी है। ओके, अगर बच्चा 2 to 6 years का है, वेट अच्छा रहेगा, तो अबाउट 1/3 या 1/4 डिपेंडिंग ऑन हिज वेट इस हिसाब से है। यानी आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि 4 to 6 में 1/3, 2 to 4 में 1/4, और 2 साल से छोटे बच्चे रहोगे तो उसमें 1/6 डोज के हिसाब से हमें मेडिकेशन देना है। ओके, सो दैट इज द डोसेजेस, ऐसे हमें चेंज करने हैं। यानी गंधक रसायन, अभी ये भस्म के बारे में तो है ही वो ये सब लागू, अभी गंधक रसायन समझो हम एडल्ट्स में दिन का 6 भी दे सकते हैं, तो बच्चों में एट द मोस्ट 6 to 12 में दिन का 3 दे सकते हैं। अगर वही बच्चा अगर 4 to 6 में 1 ईयर तो दिन का 2 टैबलेट जाएगा, 2 to 6 में रहेगा, 2 to 4 में रहेगा तो दिन का 1.5 टैबलेट जाएगा, और 2 से कम रहेगा तो दिन का अबाउट 1 टैबलेट या उससे कम। यस, एट एनी एज ग्रुप गंधक रसायन, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। नहीं तो हम बोलते हैं छोटे बच्चों को गंधक रसायन, यस व्हाई नॉट, एडजस्ट योर डोज, आप आराम से यूज कर सकते हो। ऐसे हम ट्रीटमेंट देते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस में कुछ स्पेशल हम कर सकते हैं। एटोपिक स्पेशल करना यानी एटोपिक डर्मेटाइटिस में बहुत बार ड्राइनेस भी बहुत आता है, यानी वो मिड स्टेज, एकदम ड्राई एक्जिमा में नहीं लेकिन ड्राई स्टेज में, ऐसे आप देख सकते हो, ऐसे भी होता है। यहाँ पे मॉइस्चराइजिंग करना अच्छा काम करता है। इवन आप अगर एटोपिक डर्मेटाइटिस मॉडर्न बुक्स में पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आयुर्वेदिक बुक पढ़ रहे हैं क्या। ओके, क्योंकि वहां पे जो टिपिकल जो कुछ लिखा है कि स्नान के पहले आप ऑयल लगाओ बॉडी को, ऐसे बताया है, और उसके बाद स्नान करो, ऐसे बताया है। स्नान के बाद, स्नान में जो है जो बॉडी एकदम से सूखा मत करो टॉवल से, उसको थोड़ा गीला रखो, उसके बाद उस पे मॉइस्चराइजर लगाओ, ऐसी चीज है। तो एटोपिक डर्मेटाइटिस से अभ्यंग ये बहुत अच्छा काम करता है। बिफोर स्नान जो अभ्यंग है ना, वो ही ट्रीटमेंट बताए जो हमारे यहाँ से एक साथ बहुत सालों से चलाई आ रही है। सो ऐसे कुछ छोटे छोटे चेंजेस है वो हम कर सकते हैं। तो कैसा कॉम्बिनेशन करना है हमने देखा, विथ पस, विदाउट पस, मोर बर्निंग, बर्निंग विथ सिक्रीशंस, विदाउट बर्निंग विथ सिक्रीशंस, क्रॉनिसिटी यानी सब एक्टिव एक्जिमा, क्या क्या करना है, कैसे कैसे मेडिकेशन दे रहे हैं, हमने देखा। ओके, सो ये जो सेक्शन है वो बहुत सारा चीज कवर करता है, इन्फेक्टिव पैथोलॉजी से लेके सब, ये ध्यान में रखिए। सी दिस इज द टिपिकल कॉमन, जिसमें रक्तपाचक, गंधक रसायन, स्वर्णमक्षिक, सारिवा ये यूज किया। देन दिस इज द ड्राई एक्जिमा। अभी ड्राई एक्जिमा की ट्रीटमेंट क्या रहेगी, हमने देखा ड्राई एक्जिमा, दिस इज द ड्राई एक्जिमा, क्या हमने बताया था, नो लाइकेनिफिकेशन, सॉरी लाइकेनिफिकेशन, ड्राई स्केल्स, नो इन्फेक्शन, नो सेकेंडरी इन्फेक्शन, ऑलवेज स्टेबल, ऐसा रहेगा, दैट इज टिपिकल ड्राई एक्जिमा। उसका एक टाइप है जो हमने देखा ऑलरेडी, लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस, intensely each disorder manifesting a lichenified plaque, itching, scratching, lichenification and dryness is always cycle। itching यानी itch होता है, scratching होता है, lichenification and dryness। psychological factors play very important role, mainly anxiety and depression। psychological factor है तो इसमें काम करता है मेनली एंग्जाइटी और डिप्रेशन। इसको न्यूरोडायर्मेटाइटिस भी बोला जाता है। बहुत बार जो बोलते हैं कि मीठी खुजली इस हिसाब से होता है कि पेशेंट को ईच रहेगा, पेशेंट खुजाता है, पेशेंट को अच्छा लगता है साइकोलॉजिकली, और वो बाद में बढ़ते जाता है। कैन सीन इन नॉर्मल स्किन आल्सो, सेकेंडरी लाइकेनिफिकेशन सीन इन एटोपिक डर्मेटाइटिस, एस्टियोडेटिक एक्जिमा। ठीक है, सी दिस इज द टिपिकल प्रेजेंटेशन फॉर लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस। लेग रीजन है जिसमें हमें बहुत रुक्षता, परुषता दिखाई दे रही है, खरता दिखाई दे रही है, सब चीजें दिखाई दे रही है। हमने देखा वेट एक्जिमा कौन से दोषों में देखा, कफ पित्तज में देखा, कफ पित्तज में। यहाँ पे आपको सामने ही देखिए क्या समझ में आ रहा है, इट्स टिपिकल कफ वातज। जो बंजर भूमि रहती है, देखो एकदम ड्राई हार्ड रहती है, वैसा है सूखा हुआ पानी, ऐसा ही है टिपिकली। so this is typical lichen simplex chronicus,
दिस इज ऑल्सो लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस। कभी कभी वहां पे ईचिंग करने के बाद बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए क्रॉनिसिटी में ऐसे हाइपोपिगमेंटेशन भी तैयार करती है। स्क्रॉटल डर्मेटाइटिस, तो बहुत बार ये न्यूरोडर्मेटाइटिस जो रहता है वो स्क्रॉटम रीजन में भी दिखता है। यानी देयर इज अ वन टेंडेंसी कि व्हेन दे ईच द टेस्टिस दे फील स्ट्रेसलेस, ऐसा होता है। यानी न्यूरोडर्मेटाइटिस नीचे खुजाते हैं टुवर्ड द टेस्टिस, तो उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। मेंटल सेटिस्फेक्शन यानी स्ट्रेस कम होता है। इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी सेक्सुअल एक्टिविटी और समथिंग। इसको न्यूरोडर्मेटाइटिस ही बोलते हैं। तो अगर ऐसे स्क्रोटल डर्मेटाइटिस रहेगा उसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे। इसका मैं ट्रीटमेंट यहीं पे बताता हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा सब एक्यूट स्टेज दिख रहा है आपको सामने। इसमें हम टिपिकल गंधक रसायन, कैशोर गुगुल एंड सूक्ष्म त्रिफला का यूज करेंगे और ये तुरंत ठीक होते हैं। या जो हम यूज करते थे, अगर फ्रेश बहुत रहेगा जिसमें रेडनेस रहेगा, उसमें हमारा जो टिपिकल कॉम्बिनेशन है रक्तपाचक, गंधक रसायन, स्वर्णमाक्षिक आम्ल की सारीवा, वही उसके साथ यूज करेंगे तो भी चलेगा। ऐसे अगर ड्राई हो गया, बहुत थिक होता है, ड्राई होता है, डोंट गो फॉर एनी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन लाइक अर्कतेल, महामरीचादित्य मत यूज कीजिए बिकॉज स्क्रॉटल रीजन ये सॉफ्ट रहता है। इवन ग्रंथकर तो नहीं, हमारे ग्रंथकर तो नहीं, यहाँ पे क्या बताया है, स्वेदन कम करो या करो ही मत, मृदु स्वेद दे दो या करो ही मत, यानी ये बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है। तो यहाँ पे बहुत तीक्ष्ण लेपों का यूज करने से अच्छा है कोई जो मार्केट प्रिपरेशन जो क्रीम्स है एक्जिमा वगैरह जैसे, वो आप यूज कर सकते हो। गंधक रसायन कैशोर है, सूक्ष्म त्रिफला है, बहुत ईच रहेगा, बहुत ड्राई रहेगा, थिकनेस थोड़ा सा रहेगा, तो कैशोर को हटा के आप स्वयं अक्ष गुगुल का भी यूज कर सकते हो। सो इसमें आप टिपिकल जो पहला दिखा रक्तपाचक, गंधक रसायन, स्वर्णमक्षी, आम्र की सारीवा का यूज करो। इसमें आप टिपिकल जो हम बोलते हैं स्वयं गुड़ वगैरह, उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ड्राई एक्जिमा की ट्रीटमेंट क्या है? ड्राई एक्जिमा की ट्रीटमेंट हमने ऑलरेडी देखी है, जो हमने सोरियासिस में यानी लाइकेनिफाइड सोरियासिस में, या जो दूसरा पार्ट हमने देखा वो कौन सा, रूपॉइड सोरिया, जो हमने ट्रीटमेंट देखी, दैट इज द सेम ट्रीटमेंट वी विल डू ऑन लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस और दैट टिपिकल ड्राई एक्जिमास। हमें ट्रीटमेंट किसी भी तरह से चेंज नहीं करनी है। वही मेडिकेशन आप रसमाणिक्य को देना तो रसमाणिक्य को दे दो, नो इशू। वही मेडिकेशन स्वयंभुआख्य गुगुल है, स्वानंदवटी है, जरूरत के हिसाब से कोम्बन नखी गुगुल है, बहुत थिकनेस रहेगा तो गोमूत्र हरितकी है, रसमाणिक्य, बाउची वगैरह जैसे मेडिकेशन आप ऐसे तीक्ष्णाति तीक्ष्ण मेडिसिन, कफवातज है, स्टेबल है तो दे सकते हो। अगर थिक स्किन है, लाइकेनिफिकेशन हुआ है, तो जैसे हमने लेखन प्रच्छान किए हैं वो भी हम करेंगे। स्थिर कठिन मंडलानाम पुष्ठानां पोटलित स्वेदः स्विन्नोत्सन्नं पुष्टम शस्त्रे लिखितम प्रलेपन लिम्पेत। आपको वहां पे स्नेहन स्वेदन करके बाद में वहां पे शस्त्र से लेखन और प्रच्छान करना है, ये ध्यान में रखिए। तो जहां पे लाइकेनिफिकेशन है, जिस जगह पे आप आराम से कर सकते हो, जहां पे यानी ना ये जो हैंड रीजन है ना, यहाँ पे लेखन प्रच्छान करना डिफिकल्ट जाता है, बराबर है। लेखन तो थोड़ा थोड़ा पॉसिबल है, प्रच्छान करना बहुत डिफिकल्ट। तो यहाँ पे आप मत कीजिए, हर एक कंडीशन में करना ऐसे नहीं है। यहाँ पे लेखन प्रच्छान बहुत इजी है, यहाँ पे लेखन तो यहाँ पे कीजिए, और उतना लाइकेनिफाइड भी स्किन है तो वही ट्रीटमेंट करनी है जो वहां पे हमने देखी। तो देर इज अ नो सेपरेट ट्रीटमेंट ऑफ थिंकिंग फॉर ड्राई एक्जिमा। स्वयंभुआख्य गुगुल इज वन ऑफ द गुड चॉइस टू बी यूज फॉर दिस टिपिकल ड्राई एक्जिमा, ड्राई ईच, उस सब के लिए बहुत अच्छा काम करता है। सी दिस इज द टिपिकल ड्राई एक्जिमा जिसमें हमने लेखन कर्म किया। आफ्टर लेखन कर्म ऑफ 20 मिनट्स यू कैन सी सच अ स्किन, उसके बाद प्रच्छन किया, यू कैन सी सच अ स्किन। ऐसे हम करके उसको आराम से, बाद में हमें क्या करना है, तीक्ष्णाति तीक्ष्ण लेप। तो आप महामरीचादि का यूज करो, मनशिला का कोई क्रीम यूज करो, मरीच का कोई क्रीम यूज करो, भल्ला तक का कोई क्रीम यूज करो, कुछ भी चलेगा, तीक्ष्णा तो तीक्ष्ण, बिकॉज ये स्टेबल है, इसको सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होता और लाइकेनिफाइड है। ओके, सी दिस इज द टिपिकल। लेकिन इसमें हाँ, शस्त्र से लेखन प्रच्छान नहीं किया। इससे आपको मैं बताता हूँ,
सी इससे भी है, ये टिपिकल हैंड रीजन पे है, ये भी लेग रीजन पे है। अब ये देखो यहाँ पे लाइकेनिफिकेशन बहुत है क्या? नहीं है। किस पेशेंट में लेखन प्रच्छन्न करना है, ये हमारी युक्ति है। ये भी यहाँ पे लेखन प्रच्छन्न करने के लिए है कि आप घिसोगे पेशेंट को इरिटेशन होगा, आप यहाँ पे स्काल्पेल घिसोगे तो पेशेंट को इरिटेशन होगा। तो आप क्या करना है ऐसे पेशेंट में, इवन ए हैंड का रीजन ऐसे पेशेंट में क्या करना है, यहाँ पे तो आप शस्त्र से लेखन थोड़ा तो कर सकते हो, इस पेशेंट में किया था, लेकिन ऐसे पेशेंट में कर नहीं सकते। इसको क्या करना है, पेशेंट को हर एक बोलो कि सुबह स्नान करने के बाद आफ्टर द बाथ जो हमारा नायलॉन का ड्राई स्क्रब रहता है, ड्राई स्क्रब नायलॉन का स्क्रब रहता है, पीले हरे रंग बहुत सारे कलर के रहते हैं, वो उससे घिसो, थोड़ा सा स्किन गीला रहेगा ना, आफ्टर द बाथ उसको थोड़ा सा घिसो। वो घिसने के बाद जो भी आप मलम दिया है, समझो आपने कोई टंकण मलम दिया है, या समझो आपने कोई टैक्सिम ऑइंटमेंट दिया, या कोई ज्योतिषमती का मलम दिया है, वो आप मलम लगाओ डेली। ऐसा दिन में 1 या 2 बार घिसो, डेली घिसते रहो घर पे, पेशेंट को क्लिनिक में आके घिसाने की जरूरत नहीं है। घिसो और उस पे मलम लगाओ, यू विल गेट दिस रिजल्ट्स। ऐसा ही घिसो, इससे ड्राई स्क्रब से, और उस पे मलम लगा, रिजल्ट आते हैं। यहाँ पे आपको शस्त्र से लेखन प्रच्छन्न नहीं करनी है, युक्ति यूज करें, दैट इज अवर प्रैक्टिस। हर एक पेशेंट, हाँ सिरा कठिन मंडल आ गया, इसको हर एक को आप शस्त्र से लेखन प्रच्छन्न करो ऐसे नहीं। ग्रंथ में कुर्च वगैरह वर्ड भी आए हैं, शस्त्र कुर्च ऐसे वर्ड आए हैं, वो दिमाग हमें लगाना है कि शस्त्र कब यूज करें, कुर्च कब यूज करना है। तो यहाँ पे हम स्क्रब यूज करेंगे। सी दिस इज द गर्ल, 12 साल की लड़की है, एटोपिक डर्मेटाइटिस कन्वर्ट इनटू लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस। यहाँ पे शस्त्र यूज नहीं कर सकते बिकॉज क्रीजेस है, 12 साल की लड़की है, लेखन से दर्द होगा। तो बच्ची को क्या बोला, घर पे आफ्टर बाथ स्क्रब से, जो अपना ड्राई स्क्रब है, नायलॉन का स्क्रब है, उसे स्क्रब करो एंड यूज द क्रीम महामरीचारी यूज किया, यू कैन सी द रिजल्ट्स। युक्ति हमें यूज करना है, छोटा बच्चा है सब में लेखन प्रच्छन्न करो नहीं, दिमाग लगाओ कि नहीं यूज करना है, किसमें यूज करना है, किसमें नहीं यूज करना है, कौन से रीजन में यूज करना है, कौन से रीजन में नहीं यूज करना है। तो दैट इज अवर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ओके, देन लास्ट टॉपिक जो डर्मेटाइटिस में आता है, एक्जिमास में आता है, दैट इज इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। बेसिकली इसकी ट्रीटमेंट तो हमें अभी मालूम भी है। हमने कौन सा हमने टिपिकल रैश लाइक जो सोरियासिस देखा, बटेड सोरियासिस, उसी की ट्रीटमेंट इसको लागू है बेसिकली, उसमें बहुत कुछ चेंज नहीं है। फिर भी हमें एक सेंस ऑफ ट्रीटमेंट से देखना है, सेंस ऑफ ट्रीटमेंट यानी क्यों ट्रीटमेंट करनी, इस हिसाब से देखना है। सीखोगे तो आपको समझ में आएगा। इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ड्यू टू डायरेक्ट इरिटेंट इफेक्ट ऑफ द एजेंट, जो भी एजेंट है वो आपके स्किन में आ गया, यानी भल्ला तक है, बिब्बा है, भल्ला तक है, या कोई इरिटेंट यानी कोई स्ट्रॉन्ग मलम वगैरह है, वो आपके स्किन के कांटेक्ट में आ गया, कोई केमिकल इरिटेंट है वो आपके स्किन में आ गया, स्किन के कांटेक्ट, तो वहां से आपको इरिटेशन होगा। मोर इज बर्निंग, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में आपको बर्निंग बहुत रहेगी, बहुत बर्निंग रहेगी, देन ईचिंग। इरप्शन इज एक्यूट फॉर्म, इरप्शन जो भी रहेगा वो एक्यूट फॉर्म में रहेगा। सिम्टम्स एरिथेमा यानी रेडनेस आएगा, स्लाइटली एडिमेटस आएगा, कभी कभी वेसिकल्स आएंगे, पुस्टुल्स आएंगे, बुल्ले आएंगे। अभी शरीर पे गर्म पानी गिरना, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इरिटेंट कॉन्टैक्ट है, वो बर्न है उसको, लेकिन इट इज द वही तरीका है, बिकॉज गर्म पानी सब पे गिरता है तो सबको इरिटेशन होता है। तो दिस इरिटेंट कॉन्टैक्ट मैंने उसकी ट्रीटमेंट से मैं आपको बताता हूँ। क्यूमुलेटिव कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ड्यू टू रिपीटेटिव कॉन्टैक्ट विद लो ग्रेड एजेंट लाइक अल्कलीज माइक्रोट्रॉमा इज वन ऑफ द कॉज। क्या क्या होता है, कभी कभी क्यूमुलेटिव कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या है, ये माइक्रोट्रॉमा वगैरह वर्ड क्या है, यानी बेसिकली जो इरिटेंट एजेंट है वो अपने स्किन को थोड़े थोड़े तौर पे अफेक्ट करती है, और उसके वजह से भी कभी कभी होता है। अभी या लैब्स में काम करने वाले, केमिकल लैब्स में काम करने वाले, वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह रहता है, ओके, तो सल्फ्यूरिक एसिड पूरा हाथ पे गिरता नहीं, उसके थोड़ा थोड़ा टच होता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोटोमा। या कभी कभी ग्लोव से थोड़ा सा स्लाइटली होता है, थोड़ा सा स्किन को स्लाइटली होता है, ऐसे भी क्यूमुलेटिव यानी थोड़ा थोड़ा वहां पे एक्जिमेटस कंडीशन होना ऐसे भी हो सकता है। जनरली इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस यानी क्या होना, पेशेंट को एकदम से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आना और पेशेंट को इरिटेशन होना।
बट कभी कभी ऐसे माइक्रो ट्रॉमा भी हो सकता है, यानी छोटे छोटे आपको इरिटेशन होना इस हिसाब से। डेली आपके कांटेक्ट में आ रहा है लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, आपको थोड़ी को एकदम थोड़ी क्वांटिटी में फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम कांटेक्ट में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोट्रॉमा। उसकी वजह से डायरेक्टली आपको रेडनेस वगैरह नहीं आता, लेकिन थोड़ा थोड़ा वहां पे ईचिंग बर्निंग चालू रहता है, दैट इज द थिंग, दैट इज इरिटेंट कांटेक्ट डर्मेटाइटिस। allergic contact dermatitis, what is the meaning of allergic? ACD allergic contact dermatitis, यानी due to delayed type 4 hypersensitive reaction to antigen in the environment। यहाँ पे क्या वर्ड आया है? एंटीजन। यहाँ पे वर्ड आया है एजेंट। एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ये बॉडी की रिएक्शन है ड्यू टू delayed type 4 hypersensitive reaction to antigen। Morphology of lesions varies according to whether it is acute, subacute or chronic। acute, subacute, chronic हो सकता है। CAD is important occupational disease। कॉलर CAD यानी ACD है वो, CAD नहीं है। CAD अपना कोर्स है। CAD is important, ACD is important occupational disease। Diagnosis can be confirmed by patch testing। क्या रहता है? दो चीजें हैं डिफरेंस में एलर्जिक और इरिटेंट में। सी दिस इज द नीचे का सबसे पॉइंट देखो, ऑकरेंस कैन अफेक्ट एनीवन, ओनली अफेक्ट सेंसिटिव इंडिविजुअल्स। ठीक है, क्या इसमें डिफरेंस है? इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है ना, ये हर एक को होता है, हर एक को, यानी समझो भल्ला तक है, भल्ला तक समझो। यहाँ पे अभी समझो अपने स्टूडेंट्स थे 85 स्टूडेंट्स है, सब ने अगर भल्ला तक स्किन पे एजेंट, स्किन लेवल पे अगर उसका तेल लग गया सबको है, तो सबको एलर्जी आएगी, बराबर है। कोई तीक्ष्ण समझो कोई अल्कलीज है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वो समझो किसी के पैर पे गिर गया तो सबको इरिटेशन होगा। सो ईच एंड एवरी पर्सन गेट इरिटेशन, दैट एजेंट जिसमें काम होता है, दैट इज कॉल्ड इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, बराबर है। लेकिन एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज डिफरेंट, वो स्पेसिफिक लोगों में होता है, विच इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। यानी अभी समझो हेयर ड्रेसिंग, यानी जो हम बालों के लिए ये यूज करते हैं, मेहंदी यूज करते हैं या कलर्स यूज करते हैं, सबको उसकी एलर्जी आती है? नहीं, कुछ पेशेंट में आती है, कुछ पेशेंट में नहीं आती। तो जो हाइपर सेंसिटिव है उनमें आएगी, 10 में से 2 में ही आएगी, 8 को नहीं आएगी, बराबर है। समझो कोई शेफ है, बराबर है, वो उसको हर एक को जिंजर वगैरह की एलर्जी रहती है, स्ट्रॉन्ग इरिटेंट जो रहते हैं नहीं, कुछ लोगों को फिंगर्स को उसकी एलर्जी हो सकती है। केमिकल फैक्ट्री में काम करने वाले, रबर फैक्ट्री में काम करने वाले, हर एक को रबर की एलर्जी रहती है? नहीं, 10 में से 2 लोगों को रहती है, 8 लोगों को नहीं रहती, बिकॉज दीज टू पीपल्स आर टाइप 2, यानी सेंसिटिविटी रहती है उनको। निकल, जूता पहनते हैं ना, जूता पहनते हैं, घड़ी का जो बेल्ट, उसको जो मेटल रहता है, इवन जो कमर का बेल्ट रहता है वहां पे जो मेटल रहता है, उसकी एलर्जी सबको होती है, बहुत रेयर होती है, लेकिन उसकी वजह से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, जिसको निकल एलर्जी बोला जाता है, निकल एलर्जी, दैट इज एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, बराबर है। गोल्ड, आप हाथ में गोल्ड पहनते हो, कितने जन को एलर्जी होती है? हमारे इंडिया में तो गोल्ड बहुत बहुत पहना जाता है, वेरी लेस पीपल, लेकिन कुछ लोगों को एलर्जी होती है, दैट इज एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, दैट इज नॉट इरिटेंट कॉन्टैक्ट, बिकॉज गोल्ड सबको नहीं करता। दैट इज द थिंग, जिसमें टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन आएगी उसमें होगा। ओके, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट के हिसाब से हम जाना है। मैं एक आपको क्यों सिखा रहा हूँ, ट्रीटमेंट क्यों आपको बताता हूँ। आपके पास कौन पेशेंट आएगा और क्या बोलेगा मैं आपको बता, और आप आए भी रहेगा, आपको ध्यान में आएगा मैं क्यों आपको इतना वो डिफरेंस बता रहा हूँ। सी डिफरेंस क्या है? इरिटेंट में बर्निंग, ईचिंग ज्यादा रहता है, एलर्जी में ईचिंग पेन रहता है। एरिथेमा, वेसिकल्स, इरोजन, क्रस्ट, स्केल्स दोनों में है, एरिथेमा, पैप्यूल्स, इरोजन, क्रस्ट, ठीक है। साइड, शार्प बॉर्डर्स, स्ट्रिक्ट कन्फाइंड टू साइड एक्सपोजर जहां पे है। साइनोस्प्रोडिंग में भी जनरलाइज, पूरे शरीर पे भी आ सकता है। इवोल्यूशन वेरी रैपिड, रिलेटिवली स्लो, लेकिन रैपिडली रिलेटिवली स्लो। कॉजेटिव एजेंट, कॉन्सेंट्रेशन एंड स्किन बैरियर फंक्शन डिपेंडेंट, यानी क्या?
मैंने बोला ना कि कोई केमिकल फैक्ट्री में या लैब्स में काम कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से कांटेक्ट में आ रहा है, लेकिन वो कम कंसंट्रेशन में रहेगा या ग्लोव्स वगैरह पहने रहेंगे, थोड़ा थोड़ा कांटेक्ट में, माइक्रो ट्रॉमा जैसी कंडीशन, तो उसको उतना तकलीफ नहीं होगा। एलर्जिक का ऐसा कुछ संबंध नहीं है, लो कांटेक्ट भी रहेगा तो भी इट्स एलर्जिक, वो बॉडी से रहेगा। ऑकरेंस कैन अफेक्ट एनीवन, इरिटेंट का किसी को भी होता है। एलर्जिक कॉन्टैक्ट ओनली अफेक्ट सेंसिटिव इंडिविजुअल्स, जिसको सेंसिटिविटी है टाइप 4 उसको ही होगा। ओके, अभी आपको एक चीज बताता हूं। सी, दोनों में दोनों कंडीशंस आपके सामने आएंगे। समझो बोला कि डॉक्टर मैंने मेरा सल्फ्यूरिक एसिड का थोड़ा कांटेक्ट में आ गया, सनलाइट के कांटेक्ट में आ गया, मैं सनलाइट से एकदम से जाके आया तो मेरे पूरे शरीर पे रैश आ गई, या गर्म पानी शरीर पे वहीं पे पैर पे वगैरह गिर गया, या रबर की एलर्जी हो गई, या समझो किसी केमिकल की एलर्जी हो गई, हेयर कलर की एलर्जी हो गई। ये जो कंडीशन है ना, इसको निराम पित्त ही बोलते हैं, निराम पित्त यानी एक्यूट कंडीशन के हमारे पास आ गए। उसमें हम जो टिपिकल जो हमने देखा था अनस्टेबल सोरियासिस की रहे, या जो हमने किसकी देखी थी चिकित्सा, गटेड सोरियासिस की रैश लाइक, उसी की हमें ट्रीटमेंट करनी है, दैट इज निराम पित्त चिकित्सा। क्या चिकित्सा देनी है उसमें? अगर जरूरत पड़े तो रक्त मोक्षण पेशेंट को करना है, जरूरत पड़े तो पेशेंट को सद्य विरेचन देना है। मेडिसिन में रक्तपाचक, मौक्तिक कामदुधा, अकीक, जहर मोहरा, सारिवा, ये हमें मेडिकेशन देना है। परिपाठादि क्वाथ जैसा मेडिकेशन देना है। एकाध विरेचन यानी निशोत्तर जैसा विरेचन हमें पेशेंट में डेली रेचन की तरह देना है। पेशेंट को लंघन करना है, इस हिसाब से ट्रीटमेंट करनी है। ये तो हमें मालूम भी है, अभी सबको मालूम भी है ये क्या करना है, हमने ऑलरेडी गटेड सोरियासिस में देखा था, तो उसी हिसाब से हमें करनी है। रक्तपाचक, मौक्तिक कामदुधा, सारीवा, अकीक, जर मोरा, जरूरत के साथ स्वर्णमाक्षी भी हम यूज करेंगे, ऐसी हम ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, ठीक है। अगर आईसीडी ऑफ सेमिकार्पस एनाकार्डियम होगी, यस वी विल डू द सेम ट्रीटमेंट। लगाने के लिए आप क्या दोगे? शतधौतक रुद्ध दोगे, चंदन युक्त शतधौतक रुद्ध दोगे, या पेशेंट को चंदन को मिक्स करके लगा के बोलने को बोलोगे, गैरिक को चंदन में डाल के गैरिक चंदन शतधौत में मिक्स करके पेशेंट को लगाने को बोलेंगे, दैट इज ऑल। दिन में कितनी बार, और ये कैसा मेडिकेशन देना है आपको? बार बार देना है, दिन में 4 से 5 बार देना है। जरूरत के हिसाब से विरेचन, रक्त सद्य विरेचन, सद्य रक्त मोक्षण करना है, ध्यान में रखिए। निराम पित्त चिकित्सा। आईसीडी ऑफ कैश्यू नट, कैश्यू जो रहता है ना, कैश्यू काजू रहते हैं, उसका अगर वो गीला काजू रहेगा, अगर वो डायरेक्टली ऐसे लिप्स आप खाने शुरुआत करोगे तो आपको हर एक को एलर्जी आएगी, हर एक को फिंगर को ऐसे एलर्जी नहीं, इरिटेंट कॉन्टेक्ट आएगा। सी दिस इज द, ये मेरा पेशेंट का फोटो नहीं है, इट इज वन ऑफ द फ्रॉम गूगल, यूजिंग ऑफ द, जो हम बोलते हैं सेमिकारपस की एलर्जी आ गई। सेमिकारपस यानी भल्ला तक की सबसे बेस्ट मेडिसिन बताए वो धान्यक, कोथिम्बिर, कोरिएंडर, उसका पाला बना के यूज किया है एंड शोइंग द रिजल्ट्स। मैंने कभी यूज नहीं किया है। सी दिस इज द एसिडी ऑफ गोल्ड, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ऑफ गोल्ड, बराबर है। सो इसकी भी ट्रीटमेंट वही करनी है, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना उसकी भी ट्रीटमेंट वही करनी है। इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की भी ट्रीटमेंट वही करनी है, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की भी ट्रीटमेंट वही करनी है, बराबर है। एसिडी ऑफ निकल, निकल आ गया, रेडनेस आ गया, डॉक्टर बहुत जलन हो रही है, ये हो रहा है, सेम ट्रीटमेंट दे दो, निराम पित्त की। एसिडी ऑफ निकल वही देनी है। पैराफिनिल डायमाइन यानी हेयर डाई की होने वाली एलर्जी, सेम ट्रीटमेंट दे दो, निराम पित्त की चिकित्सा। शू कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, शू कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, शू अगर आ गया, बहुत जन को होता है, बारिश के सीजन में होता है, कभी कभी नया शूज पहनने के बाद होता है। दिस ऑल्सो एलर्जिक कॉन्टैक्ट, हर एक को होता है ऐसा नहीं। पार्थेनियम सेम, उसमें भी एलर्जीज होती है, यह सब होता है। तो डिफरेंस क्या है सर, क्या करना है? बेसिकली ऐसा है, समझो ये एसीडी ऑफ निकल है, वो क्या आएगा समझो, पहन के आ गया, उसको एलर्जी आ गई, डॉक्टर ये देखो एलर्जी आ गई, आपने मेडिकेशन दिया सब, डेफिनेटली वो 3-4 दिन में सेटल हो जाएगा। पेशेंट फिर से पहनेगा ये, और पेशेंट 3-4 दिन बाद फिर से आएगा, डॉक्टर फिर से एलर्जी आ गई, फिर से आपने मेडिकेशन दे दिया, फिर से पेशेंट ने हो गया, तो क्या करूं डॉक्टर, अभी मैं बेल्ट पहनना ही बंद करूं? ठीक है, एक बार वो पहन भी बंद भी कर सकता है, इसका क्या करेंगे?
समझो आपके पास टिपिकल गोल्ड प्रेमी कोई आ गया, डॉक्टर ये देखो मैंने पहली बार गोल्ड पहना और मुझे पूरे नेक रीजन पे ऐसे एलर्जी आ गई, मैंने हार पहना था और हाथ पे भी आ गए, हमने मेडिकेशन दी, ठीक हो गया। फिर से 10 दिन बाद आया, डॉक्टर मैंने फिर से सोना पहना, मुझे फिर से आएगा, बिकॉज ये एलर्जिक कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस है, स्पेसिफिक सेंसिटिव है। तो एक्यूट जब कंडीशन आती है तो आपने वो ट्रीटमेंट दी, वो सही की, रक्तपाचक, मौक्तिक काम, दुधा, अकिक, जहर मोरा वो दिया, सही किया। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि पेशेंट बोलता है डॉक्टर मुझे फिर से सोना पहनना है, उसकी आप ट्रीटमेंट करो। मुझे लाइफ में फिर से सोना पहनना है, गोल्ड पहनना है, इसकी मुझे ट्रीटमेंट चाहिए। ये तो मैं पहनूंगा मुझे एलर्जी आएगी, नहीं होना चाहिए। मैं बेल्ट पहनूंगा मुझे एलर्जी आएगी, मेरा बहुत फेवरेट घड़ी है, मेरे माँ ने दी है, मुझे पहननी है, लेकिन वो पहनने के बाद मुझे मुझे कुछ भी करके पहनना है। दैट इज द ट्रीटमेंट। क्या है टाइप 4 हाइपरसेंसिटिव चीज, क्या है वो बेसिकली ना, वो एक डॉर्मेंट पित्त है, साम पित्त है। जब भी वो कांटेक्ट में आता है, यानी समझो ये निकल आ गया उसके कांटेक्ट, तो ये साम पित्त है ना, जागा होता है, जागरूक होता है, यानी जिसको हम हिस्टामिन सिक्रीशंस वगैरह सब चीजें बोलते हैं। तो या ये जो साम है ना, वो तुरंत निराम, यानी उसको जिसको बोलते हैं अनुकूल कंडीशन में, तो एकदम से वो रिएक्शन लाता है जो हमारे सामने आती है, वो जो निराम पित्त की तरह आते हैं, हम ट्रीटमेंट करते हैं, वो सेटल होता है। फिर से वो डॉर्मेंट स्टेज में ही शरीर में टाइप 4 सेंसिटिव है, डॉर्मेंट स्टेज में पित्त इसी हिसाब से आता है। तो पेशेंट ने फिर से निकल पहन लिया, ऐसे घड़ी पहन ली, फिर से पेशेंट को आ गया, बिकॉज अनुकूल परिस्थिति होगी। तो हमें क्या करना है, हमारे सामने सब ऐसा पेशेंट आया, ठीक है, एक्यूट एलर्जी आ गई, हमने मेडिकेशन दे दिया, पेशेंट को बोलो आपको फिर से घड़ी पहननी है, हाँ। आपको फिर से सोना पहनना है, हाँ। तो मैं बोलता हूँ वैसे ट्रीटमेंट को, फिर बाद में पेशेंट को रक्तपाचक चालू रखो, रक्तपाचक, सुवर्ण सूचेकर पहले 10 दिन, या बाद में 10 दिन के बाद प्लेन सूचेकर दोगे तो भी चलेगा। सुवर्ण सूचेकर, देन ताप्यादि लोह, या एक बाहर सिमको का आता है वो अम्लारी, ऐसे मेडिकेशन पेशेंट को, यानी साम पित्त को पेशेंट के पचाओ। उसके साथ पेशेंट को भू निम्बादी क्वाथ दे दो, भू निम्बादी क्वाथ। भू निम्बादी का रसगत जो अम्लता रहती है उसमें बहुत है, यानी जो ये टाइप 4 सेंसिटिविटी वगैरह तो उसमें काम करती है। तो पेशेंट को अगले 6 हफ्ते तक फिर से एलर्जी ना आए, वो चीज के लिए पेशेंट को रक्तपाचक, पहले सुवर्ण सूचीकर, बाद में सादा सूचीकर, ताप्यादि लोह, ऐसे पेशेंट को मेडिकेशन दे दो, उसके साथ भूनिम्बादी बात दे दो। या पेशेंट को आप रक्तपाचक, सूत शेखर चाहे तो उसके साथ स्वर्णमाक्षिक, आमलकी, सारीवा, ये कॉम्बिनेशन दोगे तो भी चलेगा। हम्म और अच्छा फास्ट काम करने के लिए ये पेशेंट को कितने हफ्ते दे दो, 6 वीक दे दो। 6 वीक होने के बाद पेशेंट को प्रॉपर विरेचन करवाओ, स्नेहन स्वेदन पूर्वक, 5 दिन स्नेहन, बाद में 7वें दिन विरेचन, 7वें 8वें दिन विरेचन। वो करने के बाद पेशेंट को बोलो कि एक बार सोना पहन के देखो। जनरली ऐसा आएगा कि एलर्जी आएगी नहीं, या आएगी वो एलर्जी कम मात्रा में आएगी, या लेस फ्रीक्वेंसी में आएगी, ऐसा दिखाया जाएगा। सी, ऐसे हमें ट्रीट करना है एलर्जी को। इरिटेंट में कुछ नहीं, इरिटेंट में कांटेक्ट में आएगा, तकलीफ देगी है, क्योंकि इरिटेंट ये सबके लिए इरिटेंट है, हम उससे लाम भी रहते हैं, लेकिन सोना वगैरह है उससे हम दूर नहीं रह सकते। ये जो घड़ी है इससे हम दूर नहीं रह सकते। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो शरीर पे पहनने के लिए हमें ऐसे ट्रीटमेंट करनी है। तो अगर नहीं हुआ तो पेशेंट को फिर से 1 डेढ़ 2 महीना दे दो। पेशेंट को फिर से चाहिए तो स्नेहन सुवेदन पूर्वक या सद्य विरेचन दे दो, पेशेंट को बताओ, पहन लो। पेशेंट तब जनरली 2 सेटिंग 2 विरेचन होने के बाद पेशेंट बताएगा हाँ अभी मुझे एलर्जी नहीं है। पेशेंट आराम से गोल्ड या जो निकल रहेगा वो पहन सकेगा। तो तब जाके हमें ट्रीटमेंट खत्म होती है। ये जब एक्यूट रिएक्शन आती है उससे ट्रीटमेंट तो ठीक है, वो तो हम करेंगे। लेकिन पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर मुझे फिर से सोना पहनना है, फिर से करने के लिए, उसके लिए आपको वो पित्तों को पाचन करना पड़ेगा। डॉर्मेंट पित्त है, टाइप 4 हाइपर है, जिसको जो वर्ड आया है वो, उसको हमें अच्छी तरह से पाचन करना है। रक्तपाचक, सूचेखर, ताप्यादि लोह, भूनिम्बादि देके बाद में पेशेंट को स्नेहन स्वेदन पूर्वक विरेचन करना है। उससे टाइप 4 सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। पेशेंट जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो बहुत बार बताएगा कि डॉक्टर अभी मुझे एलर्जी होती नहीं है। एक बार नहीं हुआ तो एक बताएगा कि डॉक्टर एलर्जी रिलेटिवली कम हुई है तो बताएगा। आप फिर से पेशेंट को शामक औषधि दे दो,
जरूरत पड़ा तो विरेचन दे दो, देंगे तो पेशेंट अगली बार बताएगा कि डॉक्टर मुझे अभी एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटिस वो चीज की होती नहीं है और कभी उसकी उसको एलर्जी नहीं होगी। हाँ, पेशेंट ने समझो बाद में बहुत अपथ्य सेवन वगैरह फिर से शुरुआत किया, खाने पीने में बहुत अम्ल रस रहता है ना, अम्ल रस, ये एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटिस शरीर में तैयार करने के लिए नंबर वन है, नंबर वन है। तो पेशेंट ने बहुत अम्ल रस वगैरह खाया, दही वगैरह, इमली वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में खाया, तो कुछ दिनों बाद फिर से पेशेंट को सेंसिटिविटी हो सकती है। उसको वो हमारे हाथ में, लेकिन ये ट्रीट करना हमारे हाथ में, पथ्य पालना ये हमारे हाथ में नहीं है। शेक हैंड इज ऑलवेज फ्रॉम टू साइड्स, ध्यान में रखिए। अगर पेशेंट फॉलो नहीं करे तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। तो दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एसीडी, कोई भी रहेगी। ओके, इरिटेंट कॉन्टैक्ट में एलर्जिक जब एक्यूट स्टेज में आए तो हमें वही ट्रीटमेंट कर, लेकिन एलर्जिक कॉन्टैक्ट में आदि पेशेंट को बोलो कि आगे आगे आपको फिर से 3 महीने ट्रीटमेंट देनी है, पेशेंट को पहले ही बताओ, तभी पेशेंट वो फिर से पहन पहन पाएगा। हमारे पास रबर फैक्ट्री वाले आते हैं, हमने उसको एलर्जिक रिएक्शन ट्रीट की, डॉक्टर हमें रबर फैक्ट्री में फिर से काम करें तो मेरा जॉब चला जाएगा, क्या बोलेंगे? जॉब छोड़ दो? नहीं, डू दिस, ये ट्रीटमेंट ले लो, रक्तपाचक सूचकर ताप्यधीर भूनिम्बादी ट्रीटमेंट ले लो, विरेचन करवाओ, आप रबर फैक्ट्री में आराम से काम कर पाओगे। केमिकल फैक्ट्रीज में काम कर रहे हो, ऐसे 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 करो, डेफिनेटली आप केमिकल फैक्ट्रीज में काम कर रहे हो। सो दिस इज नॉट अ आंसर कि बाबा काम छोड़ो। ठीक है, कुछ दिनों के लिए पेशेंट ने ग्लोव्स वगैरह यूज किए, कांटेक्ट नहीं हुआ उस हिसाब से किया तो ठीक है, फिर भी आगे कभी ना कभी डायरेक्टली रबर कांटेक्ट तो आएगा ही। ओके, डिटर्जेंट की एलर्जी होती है, बराबर है, फीमेल्स में होती है या कुछ लोगों में होती है, और अगर उसका काम रहेगा कि वो वाटर से, वो बोलेगा डॉक्टर हो रहा है, व्हाट टू डू, ये ट्रीटमेंट, यही ट्रीटमेंट करने के लिए अलग ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं, उसके लिए यही आपको ट्रीटमेंट करनी है, उसमें चेंज कुछ नहीं है। ओके, ऐसे हमें ट्रीटमेंट करनी है, तब जाके एसीडी ठीक होते हैं। ओके, ठीक है, दिस इज वन 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 मोर जोक, लेकिन वहां पे भी ऐसा है कि चॉकलेट्स, स्वीट्स खाना, ये सब चीजें है, ये एलर्जीज को बढ़ाता है, ये एक्जिमास को बढ़ाता है। मैंने पहले जोक दिखाया, वैसे ये सेकंड जोक है। तो वहां पे भी आहार संकल्पना है, ये ध्यान में रखिए। और दो वर्ड्स आते हैं ऐसे ही, गट सोरियासिस, गट एक्जिमा, ये बीच में बहुत चल रहा था कि लीकी गट्स, फूड इंटॉलरेंस, इम्यूनो एबनॉर्मलिटीज, ऑटोइम्यून कंडीशंस। हमने हमारे हम सोचते हैं, ये मॉडर्न का है जो सामने दिख रहा है, मेरी साइट नहीं है, ये आयुर्वेदिक की नहीं है। बीच में बहुत आया था गट एक्जिमा, गट सोरिया, यानी गट एक्जिमा, गट सोरियासिस आ गया तो उसके लिए पेशेंट को ये दो, प्रोबायोटिक्स दे दो, या जिंक दे दो, या यानी टिपिकल इंडाइजेशन की ट्रीटमेंट इस हिसाब से कुछ तो दे दो, पेशेंट का एक्जिमा सोरियासिस ठीक होता है या कम होते हुए देखा गया। हम क्या करते हैं, अभी तक हमने सोरियासिस में देखा, शोधन दिया, फंगल इन्फेक्शन में देखा, इवन एक्जिमास में देख रहे, हम क्या करते हैं, फूड इंटॉलरेंस यानी क्या, अपथ्य सेवन को तो फूड इंटॉलरेंस ऐसा एकदम खतरनाक वर्ड है, नहीं तो अपथ्य ये अपने आप में सिंपल वर्ड है। हम अपथ्य सेवन पेशेंट को ना करने को बोले, सब ने करेंगे, करने को बोले, तभी पेशेंट की इम्यूनिटी एबनॉर्मेलिटीज है वो नॉर्मलिटी में आएगी, और तभी ऑटोइम्यून कंडीशन नॉर्मल होगी। तो हम तो वही करते हैं, हम क्या करते हैं, हम गट की तो ट्रीटमेंट करते हैं, हम सोरियासिस में वमन क्यों देते हैं, बिकॉज फायदा होता है। चलो इसी वमन के नाम से आ गए, जो भी क्रॉनिक एक्जिमाज रहते हैं ना, सब एक्यूट एक्जिमाज वगैरह, अगर ट्रीट नहीं हो रहे तो उसमें हम वमन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा काम करता है, ये ध्यान में रखिए। तो हम ये जो वमन देते हैं या विरेचन देते हैं, कुछ भी देते हैं, वो क्या करते हैं बेसिकली, गट को तो गट जो है वही तो शुद्धिकरण करते हैं, और उस हिसाब से पेशेंट को पथ्य निदान परिवर्जन तो बताते हैं, वो करेंगे तो नेचुरली ठीक होगा। और वो अभी अभी ये सब चीज, अगर आप गट एक्जिमा, गट सोरियासिस की जो मॉडर्न की संप्राप्ति संप्राप्ति यानी नेट पे है, नॉट इन बुक्स पढ़ोगे तो आपको लगेगा आम की संप्राप्ति पढ़ रहे हो। तो वी आर ऑन ऑलवेज ऑन अ राइट ट्रैक। कभी कभी मॉडर्न जब आता है तब हमें समझ में आता है कि हाँ हमारा सही था, सो उनको सामने आना पड़ता है हमें सही ठहराने के लिए। सो हम जो भी ट्रीटमेंट देते हैं, जो भी करते हैं, दैट इज द, हम जो दोष के हिसाब से करते हैं, आमाशय की चिकित्सा करते हैं, जो भी करते हैं वो सही चिकित्सा रहती है। तो उस पे आप कॉन्फिडेंटली ट्रीटमेंट दे दो, पेशेंट अच्छी तरह से ट्रीट होते हैं। थैंक यू।
सर नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, एक हाँ बोलिए। क्वेश्चन था सर कि हेल्प इसमें। आईजीई अगर बड़ा हुआ है, हाँ एक 6 साल का बच्चा हाँ मेरे पास में आया था जिसको कॉन्जेनिटल अटोपिक डर्मेटाइटिस था। हाँ। इसके लिए सर प्रॉपर क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए सर, जिसको कॉन्जेनिटल है, बेसिकली जब जन्मजात? एक्यूट कंडीशन रहेगी वही करना है हमें, रक्तपाचा गंधक रसायन वही ट्रीटमेंट देनी है। वो गंधक रसायन के साथ हमें सूद शेखर को यूज करना है। बच्चों का जो भी एज रहेगा, वेट रहेगा, उस हिसाब से उसमें एडजस्टमेंट ऑफ डोज है। लेकिन उसमें सूद शेखर में शुरुआती में आप सुवर्ण सूद शेखर या एक दूध पापेश्वर का पित्त शेखर आता है, वो आप यूज करोगे तो उसमें ज्यादा फायदा होता है। भू निम्बादी क्वाथ एक बहुत अच्छा काम करता है। रेचन के लिए पेशेंट को बीच बीच में, यानी 6 साल का बच्चा रहेगा तो भी उसको हम आरगवत जैसा रेचन दे सकते हैं, जिससे बीच बीच में आप दोगे तो पेशेंट का पित्त कम होने में फायदा होता है। इवन कृमियों की ट्रीटमेंट इसमें करोगे तो उसमें फायदा होता है। आईजी लेवल जो भी रहेगा वो स्लोली 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 डाउन होगी। जैसे पेशेंट का एज बढ़ेगा बहुत बार, वैसे इम्यूनिटी भी बढ़ती है, वैसे आईजी लेवल भी कम होने को फायदा होता है। तो अपनी जो वही ट्रीटमेंट है वही करनी है, लेकिन उसमें सुवर्ण सूचक्र इज वन ऑफ द टॉप चॉइस। उससे भूनिम्बादिक इज वन ऑफ द टॉप चॉइस जो उसमें हम यूज करते हैं। और वो करने के बाद रेचन करना यानी बीच बीच में पेशेंट को आप डेली तौर पे आरगवत का कोई रेचन है या फलाक्षी सिरप जैसा है वो आप दोगे तो भी उसमें फायदा होता है। हौले हौले आईजी लेवल कम होती जाती है। इरप्शन जो आएंगे वो नेक्स्ट टाइम आएंगे, जब इरप्शन आएगा तो पेशेंट में इंटेंसिटी कम रहेगी। कभी कभी आएगा लेकिन वो तुरंत भी चला जाएगा। ऐसा भी पेशेंट में हौले हौले चेंजेस होने शुरुआत होते हैं, उस हिसाब से आईजी लेवल कम होती है। थैंक यू सर। सर या ये साम पित्त से कुछ रिलेट करता है या नहीं सर? वो साम पित्त से ही रिलेट करता है, इसलिए तो मैंने आपको सुवर्ण सूचक्र को बताया। सूचक्र यस को उसीलिए तो बताया मैंने आपको। ठीक है। लेकिन इन्फ्लामेटरी उसमें कंडीशंस प्रॉपर है, इसलिए गंधक रसायन का यूज अच्छा होता है उसमें। गंधक रसायन एकदम अल्प मात्रा में यूज करेंगे तो भी चलेगा, यानी ऑलमोस्ट सूचक्र के हाफ डोसेजेस में यूज करेंगे तो भी चलेगा। सर, थैंक यू सर। या हेलो सर। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। सर आपने जो कहा है कि एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में सामपित्त रहता है, वो किसी निकल के इसमें अगर कांटेक्ट में आता है तो निराम पित्त के लक्षण दिखाए। तो थोड़ा ये कंसेप्ट पर कुछ और बोल सकते हैं? मतलब समझ में नहीं आता है कि सामपित्त तुरंत निराम कैसे हो रहा है। बेसिकली उसको सिर्फ ऐसा है, त्वचा में रहने वाला पित्त उसको ये मैंने ना आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला है, आप ज्यादा जाओ मत वहां पे। दैट इज द थिंग कि एक क्या है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आप पढ़ने जाओगे ना तो उसका 6-7 पेजेस है, वो आप कितना भी पढ़ो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो बेसिकली शरीर में रहने वाला एक जो पित्त की जो कंडीशन है, वो जब जो टिपिकल सेंसिटिव चीजें, एंटीजन जिसको हम बोलते हैं लाइक निकल, जब कांटेक्ट में आती है तो वो एग्रीवेट करती है। वो जो जिसको हम हिस्टामिन सिक्रीशन से लेके बहुत सारा बोलते हैं, जिसमें टिपिकल मॉडर्न में एलेग्रा से लेके जब सब मेडिसिन वो होता है। दैट इज थिंग, वो सिर्फ मैंने वो बताने के लिए वो आपको टर्मिनोलॉजी यूज की है। बाद में हम क्या करते हैं, वो चीज को पचाते हैं, यानी वही सूचेकर वही स्कोर कर क्या करते हैं बेसिकली, जो हिस्टामिन एकदम से एग्रीवेट होता है ना वो चीज के, वो शांत हो जाए इस हिसाब से हम करते हैं। दैट इज द थिंग। अभी इसमें आशय अपकर्षण से लेके बहुत सारी गति, अगर मैं यहाँ पे आशय अपकर्षण गति बताऊंगा तो शायद मुझे लगता है आशय आशय अपकर्षण गति शायद शायद किसी ने सुना रहेगा। आशय अपकर्षण गति यानी एक जगह का समझो पित्त है, वो दूसरी जगह जाता है तो वहां पे वो वात का स्थान रहेगा, तब भी जाके वहां पे पित्त उद्धृत होता है। ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो ऐसा वो रिएक्शन अगर मैं समझ रहा हूँ तो दैट इज डिफिकल्ट। उससे अच्छा है यही समझो कि वो साम पित्त है, और वो साम पित्त जाके वहां पे उस हिसाब से काम करे। आशय अपकर्षण गति का और एक एग्जाम्पल है, मैंने बर्निंग ऑफ द लेग, हाँ, और बर्निंग ऑफ द लेग है, और वात के स्थान में गया पित्त, उसकी वजह से हो गया बर्निंग। तो वहां पे ये ना काम करके, यानी हम पित्त की चिकित्सा ना करके वहां का जो स्थान है इस हिसाब से वात की चिकित्सा में अदरक दे दो तो ठीक हो जाएगा।
ये अंदनकर जो है उनके इसमें ऐसा लिखे है चीजें, तो उससे अच्छा है ये सब डिफिकल्ट चीज पढ़ने से अच्छा है हम उसको ध्यान में रखो जो है कि सोया हुआ पित्त, डॉर्मेंट स्टेज वाला पित्त, जब चीज उसके कांटेक्ट में आती है तो उसमें एकदम से उद्रिक्तता आती है। बेसिकली पित्त के उष्ण तीक्ष्ण स्रव विस्र दव ये गुण है। जनरली जो पित्त स्रव द्रवत्व में रहता है वो जब कांटेक्ट में आता है तो वो उष्ण तीक्ष्णत्व में कन्वर्ट होता है। हम उष्ण तीक्ष्ण की चिकित्सा उस टाइम करते हैं, उस लिए करते हैं, यानी जो भी हम रक्तपाचक दुधा वगैरह देते हैं, उष्ण तीक्ष्ण तो पित्त का कम होता है, लेकिन पित्त का द्रवत्व सरत्व उसी जगह पे है। हम जो बाद में रक्तपाचक सुवर्ण सूचशेखर या सूचशेखर ताप्यादि भूनिम्बादि जो भी ट्रीटमेंट देते हैं उससे ये पित्त के द्रवत्व विस्तृत्व ये सब गुण है वो कम होते हैं। वो कम होने के बाद, ये कम होने के बाद जब भी फिर से वो कांटेक्ट में आता है तो पित्त के फिर से उष्ण तीक्ष्ण तो ये गुण उद्धृत होते नहीं है। दैट इज द सिंपल। ओके। हेलो सर। हाँ सर आपने गंधक रसायन का तो मोस्टली यूज बताया, उसमें एक शुद्ध गंधक भी है, तो वो शुद्ध गंधक हाँ। का आपने यूज नहीं बताया, फिर कहाँ यूज कर सकते हैं और किस कंडीशंस में? शुद्ध गंधक यानी सर शुद्ध गंधक एक जैसे गंधक रसायन का यूज करते हैं वैसे शुद्ध गंधक का भी यूज करते हैं मैं ना नहीं यूज पाउडर फॉर्म करता में? शुद्ध गंधक। आई एम जनरली यूजिंग गंधक रसायन ओनली, बिकॉज गंधक रसायन एक अच्छा पूरा कल्प है। उसमें दो चीजें हैं, जी महागंधक रसायन और शुद्ध गंधक रसायन। महागंधक रसायन जिसको 105 भावनाएं हैं, हम जो जी मार्केट में यूज करते हैं वो गंधक रसायन है जिसको 12 से 13 भावनाएं हैं। ये प्रॉपर कल्प है। और इसका अगर आप बहुत जगह जाओगे तो वहां पे रेडनेस वगैरह चीजें हैं। बेसिकली वो देखा जाए, गंधक रसायन देखा जाए जो कम भावना वाला हम रेगुलर उसको वो कफ वातज कंडीशन के हिसाब से है, लेकिन वो रक्तगत क्लेदनाशन है। और इन्फ्लामेशन जहां पे रहता है वहां पे स्पेशली जहां पे कैलर यानी कैलर रबर ट्यूमर है तो उसमें कैलर ये जो चीज कम करने के लिए वहां पे गंधक रसायन स्पेशल यूज होता है। इस हिसाब से जहां पे इन्फ्लामेटरी कंडीशन है वहां पे बहुत अच्छा है। सोरियासिस रहा वहां पे हो गया, इन्फेक्टिव पैथोलॉजीज रहा वहां पे हो गया, इन्फेक्शन ना होने के लिए उसके लिए हो, इन्फेक्शन कम करने के लिए ऐसा भी हो गया, एक्जिमेटर जहां पे रेडनेस है, सिक्रीशन है, मिनिमम ईचिंग बर्निंग है, उस हिसाब से वहां पे भी काम में आ गया। ऐसे गंधक रसायन का यूज होता है। हेलो सर। अभी जो हाँ आशयापकर्षक गति कही है आपने, और उसमें वात के स्थान पे पित्त गया तो पित्त की चिकित्सा न करते हुए वात की चिकित्सा करनी है, तो कौन सी चिकित्सा करनी है और कौन सा बुक आपने कहा? आप भूल जाओ, जरा भूल जाओ, प्लीज भूल जाओ, रिपीट। भूल ओके जाओ। ओके, ठीक अच्छा है। आप भूल जाओ। इट्स वेरी डिफरेंट कंसेप्ट। अ, और वो और जो बुक है वो बुक अंदनकर कौन का सी है। है वो? जो अंदन का? अंदन आशा प्रसंगति बुक में है, अपने रेगुलर बुक्स में मिलेगी, लेकिन अंदनकर इसका क्षीण दोष व्याधि चिकित्सा है जो कंट्रोवर्शियल बुक है, वन ऑफ द। क्योंकि ग्रंथ में लिखा है कि सिर्फ वृद्ध दोषों की चिकित्सा होती है, लेकिन उन्होंने बोला है नहीं, क्षीण दोषों की भी चिकित्सा करनी जरूरी है। और उसपे बहुत बुक्स पे प्रति बुक्स वगैरह ऐसे बहुत चीजें हैं तो इस हिसाब से मैंने बोला कि वो कंसेप्ट बाजू में रखेंगे तो भी चलेगा, और पित्त के गुण के हिसाब से जाओगे तो भी समझेगा। आप एक्चुअली चिकित्सा करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे। दैट इज द थिंग। ओके। अच्छा, तो वहां पे सिर्फ स्नेह ऐसी ही चिकित्सा करनी है हमें? नेहा अगर वात की चिकित्सा करनी है तो स्नेह ही देना है वहां पे? नहीं, अभी वो उसमें मैं बोला ना वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। उन्होंने अच्छा, बताया ठीक कि है। ओके ओके। बर्निंग विद हील बर्निंग है तो वहां पे आप आर्द्रक का यूज करो, क्योंकि आर्द्रक ये वातनाशक इस अच्छा। हिसाब से काम करेगा, ऐसा बताया है। तो दैट इज द थिंग, इसलिए ओके मैंने बोला ओके। वो बात पे रखो। मैं आपको जो सिंपली बताता हूँ वही अच्छा। ये करो। ओके। ओ, थैंक यू। यस।